नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। मैं हूं राजेंद्र तिवारी। हम लोग चला रहे हैं एटम बॉम्ब सीरीज, जिसमें आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं मध्य प्रदेश जीके के बारे में। एटम बॉम्ब सीरीज के अंतर्गत हम एमपी जीके तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें सबसे ज्यादा संकट उत्पन्न होता है आपको एग्जाम में, वह है साइंस और टेक, है ना। तो साइंस एंड टेक के लिए हमारे यूएसजी सर प्रयासरत हैं आपके लिए। तो दो ऐसे विषय हमारे अभी चल रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। एक एमपीजी के जो कि सबसे सरल है, लेकिन बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं उसमें, उसको दूर करने का प्रयास मैं करूंगा। साथ ही साइंस में जो कष्ट है आपको, उसको दूर करेंगे हमारे यूएसजी सर। तो इसको भी आपको देखना है, लगातार वीडियोज आ रहे हैं। और अगली बात कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके टेस्ट भी होते हैं हमारे ऐप पर, है ना, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके क्वेश्चंस भी आपको लगा लेने हैं। पुस्तकें हैं उससे लगाइए, और साथ में ऐप में भी आपको ध्यान रखना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस बात को देखिएगा। चलिए, हम पढ़ रहे थे ये यूनिट 1, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। इन पे डिस्कशन मैंने किया था पहले ही लेक्चर में जब हमारी शुरुआत हुई थी। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। एक्चुअली 2 खंड में आएगा हमारा। पहला भाग कौन सा था? वो मध्य प्रदेश की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि शुरुआत थी, तो मैंने सोचा कि आपके कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर करूं, क्योंकि मैं पहले ही मेहनत कर चुका हूं और आपसे मेहनत करवा चुका हूं। यदि आप देखते हैं पूरे वीडियोस, तो यहां पर आपको अब दिक्कत नहीं होगी। कम से कम समय में हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा पूरा हो चुका है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। हम आज दूसरे पॉइंट को स्टार्ट कर रहे हैं, वह है मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राजवंश। राजवंश में जो मेंस के सिलेबस में है उतना नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, सभी जगहों से जो भी वंश होते हैं वहां से पूछे जाते हैं। तो हम एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। क्रमबद्धता में हम सबसे पहले उठाएंगे कौन से वंश, किस प्रकार के वंश। तो शुरुआत हमारी हो जाएगी प्राचीन काल के वंश से, जिसमें आपके परमार वंश आ जाएंगे, चंदेल वंश आ जाएंगे, उसके अलावा कलचुरी वंश, कच्छप घात वंश। एक्चुअली इसको प्राचीन इतिहास न कह के पूर्व मध्यकाल आप कह सकते हैं। उसके बाद हम मध्यकालीन कुछ वंशों की बात करेंगे, जिसमें गोंड वंश है, तोमर वंश है, बघेल वंश है, बुंदेल वंश है, ये सब आएंगे। तत्पश्चात होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत हम आधुनिक में पढ़ेंगे, है ना। मतलब पढ़ेंगे एक ही लेक्चर में, लेकिन ये तोड़कर या देखकर या क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका क्या है, प्रमुख राजवंश। ये बातें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, कैसे हमें इसका अध्ययन करना है, जो कि मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है। आइए अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी वंश को पढ़ना हो, कभी भी ध्यान रखना, निचोड़ आपको बताना हो, पहले भी सिखा चुका हूं, पढ़ना कैसे है किसी भी चीज को, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं उससे आपकी मेमोरी डिसाइड होगी कि कब तक वो याद रहने वाला है। आप किसी भी तरह से कचरा तरीके से पढ़ लोगे किसी चीज को, तो वो क्या होगा, जल्दी ही भूल जाएगा आपको। किंतु आप यदि बहुत बेहतरीन और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं किसी भी विषय का, तो लंबे समय तक हमको याद रहता है ना। या कि तथ्य भूल भी जाएंगे आपको, तो एक ओवरव्यू याद रहता है, जिससे आप कनेक्ट करके चीजों को सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम अपने वंश को। सबसे पहले हम उठा रहे हैं चंदेल वंश को। कौन सा वंश है हमारा? चंदेल वंश है। क्या कुछ पृष्ठभूमि है, थोड़ा सा यहाँ सीखेंगे, हर वंश के पहले हम सीखेंगे। और जो मैं बता रहा था कि किस तरीके से पढ़ना है किसी भी वंश को, उसको जान लीजिए। तो ये तरीका है कि कोई भी वंश का एक परिचय आप संक्षिप्त में बता सकते हैं। उसके अलावा उसका समय काल जरूर ध्यान कीजिए कि ये वंश है कि गुप्त वंश है या कि मौर्य काल है, ये कब था हमारी हिस्ट्री में। प्राचीन काल में था, उसके अंदर भी जाइए, एग्जैक्ट डेट में जाइए। कि मौर्य वंश की बात करें तो 322 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है, समाप्त कब होता है? 184 ईस्वी पूर्व में। गुप्त काल का सोचोगे तो कब शुरू होता है? वो लगभग आपके दूसरी सेंचुरी में या तीसरी सेंचुरी में 240 ईस्वी के आसपास शुरू होता है, 550 ईस्वी तक आते आते समाप्त हो जाता है। तो ये ड्यूरेशंस याद रखनी है सबसे पहले। चंदेल वंश की बात अभी हम करेंगे। फिर शासन क्षेत्र देख लो कि किस जगह पर भारत में कहां पर वो शासन करता था। उस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उसका केंद्र क्या था, यानी उसकी राजधानी क्या थी। क्या कभी चेंज हुई? चेंज हुई तो एक साथ ही याद कर लो कि पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये बनी, है ना। उसके बाद प्रमुख शासकों के नाम आप याद रखिए, और उन शासकों की जो भी डिटेल्स होती है फिर उनको अलग अलग आपको देखना होता है। तो ये इस तरह से कोई भी वंश अपन देखते हैं। चलो, तो चंदेल वंश को हम शुरू कर रहे हैं। यहां पर चंदेल वंश अपने आप को सोमवंशी कहते हैं। कोई भी वंश होता है
ये अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि हम बहुत प्राचीन हैं, है ना। तो कोई भी राजवंश रहा होगा ये जरूर बताते हैं, तो कोई चंद्रवंशी, सोमवंशी, सूर्यवंशी ऐसे अपने आप को जोड़ता है क्योंकि ये बहुत प्राचीन माने जाते हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो 9वीं शताब्दी ईस्वी में, है ना, कब ये वंश शुरू होता है? 9वीं शताब्दी 831 ईस्वी से शुरू होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? 9वीं शताब्दी ईस्वी। बुंदेलखंड, जिसे हम जेजाक भुक्ति के नाम से भी जानते थे, बुंदेलखंड आप आज जानते हैं, जिसमें आपका पन्ना से शुरू कर ले पूर्व दिशा में तो पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, सागर का ऊपरी क्षेत्र है, उसके अलावा निवारी है, टीकमगढ़, उसके अलावा दतिया का कुछ क्षेत्र है, शिवपुरी और इन सब के पूर्वी क्षेत्र जो है अशोकनगर वगैरह के, ये सब भी आ जाते हैं आपके बुंदेलखंड में। मध्य प्रदेश के क्षेत्र थे ये, झांसी, बांदा, महोबा, ये सारे जो रीजन है वो उत्तर प्रदेश के आते हैं बुंदेलखंड में ही, है ना। तो बुंदेलखंड में ये वंश शासन करता था, ये याद रखिएगा, जिसका प्राचीन नाम या पूर्व नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। यह भी तथ्य है, पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड को पूर्व काल में क्या कहा जाता था, तो जेजाक भुक्ति। तो यहाँ पर जेजाक भुक्ति में, जिसका बाद में नाम बुंदेलखंड पड़ा, वहां पर इस वंश का उदय हुआ। ये पूछा गया प्रश्न है, या कि कई बार ये प्रश्न आ चुका है, ये तो पूछा ही गया है, साथ में और कई वंश हैं ऐसे कि भाई कोई वंश यदि शुरुआत होता है आगे चल के बहुत बृहद रूप से स्थापित होता है, तो शुरुआत में वो किसके अधीन रहा करते थे, ये प्रश्न आ जाते हैं आपसे। तो इसको भी ध्यान रखना है कि ये प्रतिहारों के अधीन थे। अब ये प्रतिहार कौन है? तो दो बातें हैं, ये ध्यान रखना कि प्रतिहार और परिहार एक नहीं है, परमार और प्रतिहार एक नहीं है। तो परमार वंश एक जो धार में राजा भोज वाला परमार वंश है वो अलग है, ये प्रतिहार अलग है। ये प्रतिहार आप भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। कहां से शासन करता था? तो यह याद रख लीजिएगा, कन्नौज इसका केंद्र हुआ करता था। इसको आप गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत जो ऊपरी एमपी था हमारा, एमपी का मैप यदि अपन देखना चाहें तो ये जो उत्तर का एमपी था पूरा, ये वाला रीजन है ना, काफी कुछ मालवा का भी रीजन आप ले लीजिए, ये क्षेत्र जो था ये गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत काफी समय तक रहा था। तो यहां पर जिन भी छोटे वंशों का उदय हुआ तो शुरुआत में वो कहीं ना कहीं इन्हीं के अधीन होंगे। कौन से वंश हो सकते हैं वो? तो आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर चंदेल वंश का केंद्र था, तो चंदेल वंश इसके अधीन रहा होगा। परमार वंश था, ये विवादित बात है, आगे जब परमार वंश पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कई बार सोर्स मिलता है कि परमार वंश भी इनके अधीन शुरू हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर कच्छप घात वंश था। तो ये सब वंश किसके अधीन शुरू हुए? प्रतिहारों के अधीन। कौन से प्रतिहार? गुर्जर प्रतिहार इनको कह सकते हैं अपन। कहाँ से शासन करते थे? कन्नौज से। इस प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज नाम का एक शासक था। अब इतिहास आपने यदि पढ़ा है तो सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक, चलो, तो इनके अधीन थे, ये एक फैक्ट आपको मिला। तो पहले तो अधीन थे, लेकिन आगे चल के कुछ शासक आते हैं जैसे कि हर्षदेव और यशोवर्मन। कौन से वंश के हैं? ये चंदेल वंश के हैं। इनके कालों में प्रतिहारों का प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। एक और शासक आता है इनके काल में जिसका नाम धंगदेव था, वहां से पूरी तरह से इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है और ये स्वतंत्र शासन करने लगते हैं। तो ये संक्षिप्त जानकारी चंदेल वंश की। इसमें और हम बात करें तो समय काल क्या था चंदेल वंश का? तो 831 ईस्वी यानी 9वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू हुआ और 1203 ईस्वी, इसको हम 13वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध कह सकते हैं, यानी शुरुआत का काल 13वीं शताब्दी का। तो 1203 ईस्वी तक ये शासन लगभग ये शासक करते रहते हैं। 1203 ईस्वी में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अटैक होता है, हमला होता है, और ये अंतिम शासक जो परमर्दी देव थे वो पराजित हो जाते हैं और यहाँ पर आपका शासन किसका हो जाता है? सल्तनतकालीन राजवंश होगा। चलो, तो ये समय काल था। शासन क्षेत्र की बात करें, कहाँ शासन करते थे इस वंश के शासक? तो बुंदेलखंड वाला रीजन आप लगभग याद रखिए। ये चेंज भी होते रहते थे, अलग अलग शासक आते थे, कई बार राज्य विस्तार हो जाता था, कई बार घट जाता था, है ना। तो ये आप बुंदेलखंड का रीजन आसपास उसके याद रखिए। इनकी राजधानियां क्या थी? तो जब इस वंश की स्थापना हुई, ये शुरुआत हुई इस वंश की, तो खजुराहो शुरू में राजधानी थी। खजुराहो का प्राचीन नाम कभी पूछा जाए तो मिलता जुलता ही है, खरजूर वाहक। ऐसा कहते हैं कि यहाँ कभी क्या हुआ करते थे, जहाँ प्रवेश होता था बुंदेलखंड में, वहां पर खजूर के दो बड़े बड़े वृक्ष लगे होते थे। वृक्ष क्या, वहां पर बना हुआ एक तोरण द्वार था, उसमें ऐसी आकृतियां बनी थी खजूर की बड़ी बड़ी, तो उससे नाम पड़ा उस जगह का खरजूर वाहक। और आगे चल के वो प्रोनाउंसिएशन बदल गया उसका और क्या हो गया? खजुराहो। आगे कालिंजर जो कि आपके यूपी में है, यह भी ध्यान रखिएगा। और फिर आगे चल के महोबा। तो 3 राजधानियां इस वंश की हमें देखने को मिलती है, पहले खजुराहो, देन कालिंजर एंड देन महोबा। धैर्य रखिए,
कब किस शासक ने चेंज की है राजधानियां, इसका ज्ञान आपको आगे हो जाएगा। प्रमुख शासकों की बात करें तो नाम अभी सुन लीजिए, आगे एक एक करके हमको सबको देखना है। नन्नुक इस वंश का संस्थापक था, ये याद रखिएगा। सबसे सरल रूप में प्रश्न आएगा तो यही पूछ लिया जाता है कि आपके चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो नन्नुक था। 831 से 845 ईस्वी इसका शासन रहा। हर्षदेव अगला महत्वपूर्ण शासक, बीच में और एक आध शासक आते हैं आपके, 2-3 शासक आते हैं लेकिन वो महत्व के नहीं है, है ना। जैसे कि जय शक्ति, इनके बीच में कौन आता है, एक जय शक्ति आता है जिसका नाम ही जेजा था, और उसी के शासन काल में इस पूरे रीजन का नाम क्या पड़ गया था, जेजाक भुक्ति नाम पड़ गया था, है ना। जय शक्ति, विजय शक्ति, राहिल, ऐसे कमजोर शासक आते हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हर्षदेव अगला महत्वपूर्ण शासक आता है, 900 से 925 ईस्वी। यशोवर्मन 925 से 950 ईस्वी। धंगदेव 950 से 1002 ईस्वी। गंडदेव 1002 से 1019 ईस्वी। विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी। और परमर्दी देव 1165 से 1203 ईस्वी। बीच में क्रम फिर टूट गया है क्योंकि यहाँ बहुत कमजोर शासक थे, कई सारे शासक थे जिनको जानना अपने को महत्वपूर्ण नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण शासकों को, देखते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया अपने शासनकाल के अंतर्गत। तो प्रमुख शासकों में पहला शासक है हमारा क्या, नन्नुक, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, पूछ ली जाती हैं, याद रखना है। शासनकाल आप लगभग याद रखिएगा क्योंकि कई घटनाएं ऐसी होती हैं, कई प्रश्न ऐसे बनते हैं कि उनके काल को हम याद करके समझ जाते हैं कि इसका उत्तर यह होगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन इनका याद रखना होगा, बहुत परेशान लेकिन नहीं होना है। तो इस वंश का संस्थापक था कौन, नन्नुक नाम का शासक, ये याद रखिएगा। इसने कहाँ से शुरुआत की थी, तो राजधानी खजुराहो को बनाई थी, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। पहले क्या था, ये गुर्जर प्रतिहारों का सामंत हुआ करता था। सामंत का मतलब आप समझते हैं कि किसी क्षेत्र को किसी शासक ने जीता और वहां पर किसी को नियुक्त कर दिया। वो किसी राजवंश का व्यक्ति हो सकता है, यदि राजवंश का होगा तो वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है, किंतु किसी दूसरे व्यक्ति को यदि वहां पर सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दें तो वह एक्चुअली एक सामंत की तरह काम करता है। या कि कई बार शासक जीतते थे किसी क्षेत्र को, वहां पर वहीं के व्यक्ति को या राजा को ही क्या कर देते थे वापस से कि तुम ही राजा बनो लेकिन हमारे अधीन रहोगे। तो वो सामंतवादी व्यवस्था होती है, ऐसे कि किसी एक केंद्रीय इकाई के अंतर्गत कोई छोटे छोटे राज्य शासन कर रहे हो तो उसको सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। तो ये सामंत हुआ करता था, मतलब प्रतिहारों के अधीन रहकर ही कार्य करते थे। नृपति और महीपति जैसी इसकी उपाधियां थी। इन उपाधियों से ही हमको ज्ञान होता है कि ये गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे, अधीन रहते थे या कि उन्हीं के सामंत थे, क्योंकि ये उपाधियां बड़ी नहीं रख रहे थे, मतलब ये बड़े राजा नहीं थे। दूसरी बात, अभिलेखों में ये कहीं ना कहीं उनका नाम उल्लेखित करते थे, इससे यह पता चलता है कि ये उनके सामंत रहे हैं निश्चित रूप से। अगले शासक की बात करें तो वाकपति है। एक वाकपति बस याद रखिएगा, दूसरा एक और हम परमार वंश पढ़ेंगे, वहां पर एक वाकपति मुंज मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मुंज बड़ा प्रतापी शासक था जो कि परमार वंश का था, यहाँ पर सिर्फ वाकपति है, ठीक। बीच के कुछ शासक मैंने स्किप किए, जैसा कि बताया मैंने आपको कि क्या थे वो महत्वपूर्ण नहीं थे। जैसे कि अच्छा 45 से 70 तक इसका टेन्योर था वाकपति का। इनके ही बीच में ही, है ना, कहीं पर यहाँ आपको समय में कुछ अंतराल नहीं दिख रहा है, पर वो बीच बीच में ही कुछ शासक जो मैंने नाम लिए थे, जैसे कि आपका क्या, जय शक्ति, विजय शक्ति, उसके अलावा राहिल नाम का। जय शक्ति तो ये लिखा ही हुआ है, इसके बाद के जो विजय शक्ति और राहिल नाम के शासक है उनका उल्लेख मैंने नहीं किया हुआ है यहाँ पर। चलो वाकपति के बारे में जान ले, तो इसने अपना राज्य विंध्य पर्वत तक विस्तारित कर लिया। इसका मतलब विंध्य क्षेत्र से है, यह ध्यान रखिएगा। अभी कहाँ केंद्र था इनका, खजुराहो के आसपास, मतलब छतरपुर का एरिया समझ लो। अब धीरे धीरे शासक आते जाएंगे और क्या करेंगे, अपना विस्तार करते जाएंगे। तो अभी इसने क्या किया, पूर्व दिशा में विस्तार किया और विंध्य क्षेत्र की ओर, मतलब सतना पन्ना रीवा वाला इलाका जो है, तो इसने विजय यहाँ पर प्राप्त कर ली। और इस विंध्य प्रदेश को इसने जो नाम दिया वो क्या दिया था, आनंद धाम। यह पूछा जाता है कि आनंद धाम किसका नाम होता था, तो वो विंध्य क्षेत्र का नाम था। किसने रखा था, तो ये याद रखिएगा, वाकपति ने। अगले शासक की बात करें, जय शक्ति। तो जय शक्ति, इसका दूसरा नाम जेजा या जेजाज या जेजाक, कुछ भी मिल जाए, सब एक ही है। इतिहासकारों में मतभेद रहता है तो ऐसे नाम मिलते हैं, जेजा या जेजाक या जेजा। इसी के नाम पर क्या पड़ा है, उस बुंदेलखंड जो आज का बुंदेलखंड है, उस रीजन का पहले क्या नाम हुआ था, जेजाक भुक्ति। जय शक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो ये दोनों तथ्य जो है आपको याद रखना है। जय शक्ति का दूसरा नाम जेजा, उसी के नाम पर नाम पड़ा जेजाक भुक्ति। अगले शासकों की बात करें
तो 3 शासक हमारे कंप्लीट हुए। हर्षदेव और यशोवर्मन 2 और महत्वपूर्ण शासक आए। हर्षदेव का शासनकाल था 900 से 925 ईस्वी। ये बिल्कुल सरल सरल से हैं, कहीं कोई डाउट ही नहीं, राउंड फिगर में है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हर्ष चंदेल वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, मतलब अभी जो शासक थे वो क्या थे, कमजोर थे, ज्यादा बहुत विजय तो प्राप्त भी नहीं की उन लोगों ने। ये पहला प्रतापी शासक था। इसी के समय चंदेल वंश पर प्रतिहारों का शासन कमजोर होना शुरू हुआ। तो अभी स्वतंत्र नहीं हो गए, कमजोर होना शुरू हुआ है ना। इन दोनों के ही शासनकाल में क्या होगा, प्रतिहारों की सत्ता कमजोर होगी। इस काल में आप प्रतिहार वंश को देखेंगे तो कमजोर शासक शासन करने लगते हैं। तो यहाँ पर वो लोग जो अभिलेखों में नाम लिखवाते थे, उनके नाम से कोई भी जो पत्र वगैरह लिखते थे या आदेश जारी करते थे, वो अब करना कम कर दिए हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं आप कि उनका जो सत्ता था, ये सत्ता में जो पकड़ थी वो कमजोर होने लगी। बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि हर्षदेव के शासनकाल में मतंगेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, इसका निर्माण हुआ था। खजुराहो में कई सारे मंदिर हैं, उनको पश्चिमी समूह, दक्षिणी समूह और पूर्वी समूह में बांटा गया है। पश्चिमी समूह का ये मंदिर है, एक महत्वपूर्ण मंदिर है। खजुराहो के मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होती है, यह याद रखना है, लेकिन ये मतंगेश्वर मंदिर है, इसमें पूजा पाठ होती है। बहुत बड़ा शिवलिंग है, लगभग 9 फीट का, और ऐसा कहते हैं कि निरंतर वृद्धि होती है उन शिवलिंग में। तो ये मंदिर एक ऐसा है जहाँ पूजा पाठ होती है, ये ध्यान रखना है। मतंग ऋषि से रिलेटेड कुछ कहानी है, यहाँ आपको जानना जरूरी नहीं है। यशोवर्मन यशोवर्मन 925 से 950 ईस्वी के आसपास काम करना शुरू करता है। इसका अन्य नाम क्या था, लक्ष्मण वर्मन। तो ये नाम से कुछ कनेक्ट होंगी चीजें, तो ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण वर्मन इसका एक और नाम था, और इसने कालिंजर का किला जीत लिया। क्या जीत लिया, कालिंजर का किला पर, कालिंजर के किले पर विजय प्राप्त कर ली। थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, आप ध्यान देते जाइएगा। यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाकर मैं आपको और बताऊं कि कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं ना। मान लो यहाँ पर थे, एक इतने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने शासन शुरू किया था, तो आगे चल के वाकपति ने कहा यहाँ भी फैला दिया, तो ये इतना बड़ा रीजन बन गया। अभी उत्तर की ओर कालिंजर कुछ यहाँ पर है, जस्ट बुंदेलखंड यानी छतरपुर के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो कालिंजर नाम की जगह है ना, तो उस पर भी पहुंचा दिया। आगे का शासक आएगा तो वो क्या करेगा, महोबा को भी जीत लेगा। तो इस तरह से इनका राज्य विस्तार क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, तो यशोवर्मन ने क्या किया, कालिंजर के किले को जीत लिया। किनसे, प्रतिहारों से, जिनके ये अधीन थे, सोचो। और किसको हराया यहाँ पर, तो कन्नौज के शासक, यानी कि जो कन्नौज केंद्र था आपके गुर्जर प्रतिहारों का, तो प्रतिहार शासक देवपाल को इसने यहाँ पराजित किया। और क्या किया, वहां से एक विष्णु की मूर्ति भी प्राप्त की और उस कालिंजर के किले पर कब्जा भी कर लिया। विष्णु जी की जो मूर्ति प्राप्त की, उसको कहाँ स्थापित करवाया, तो खजुराहो के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक मंदिर, याद रखिएगा, नाम तो कम से कम याद कर लीजिएगा। पर्यटन में हम खजुराहो को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, तो वहां इन सब मंदिरों के नाम वापस से आएंगे। तो खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का निर्माण करवाया, चतुर्भुज मंदिर का, जिसका नाम इस लक्ष्मण वर्मन के नाम पर क्या नाम मिलता है, एक और लक्ष्मण मंदिर नाम मिलता है। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक, तो यशोवर्मन का नाम लक्ष्मण वर्मन था, ये याद रखिएगा। इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि जो आपका लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में, वो किसने बनवाया था, तो यशोवर्मन ने बनवाया था। चलिए, ये बात हो गई हमारे किसकी, यशोवर्मन की। हमने अभी 5 शासक देख लिए हैं। कौन कौन से देख लिए, रिकॉल कर लीजिए। तो नन्नुक के बारे में जाना, जो संस्थापक था। वाकपति के बारे में जाना, जिसने विंध्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसके अलावा अगले शासक पर, अगला शासक जो हमारा था हर्षदेव के पूर्व जय शक्ति, है ना। जय शक्ति और विजय शक्ति दो साथ में ही शासक बनते हैं। तो जय शक्ति जो है उसको हमने देख लिया। उसके अलावा हर्षदेव और यशोवर्मन के बारे में देख लिया। एक बात और याद आ रही है, पहले की क्लासेस जरूर देखिएगा आप मेरी। पीछे मैंने जब पढ़ाया था तो एक शब्द, एक नाम यूज किया था, यशोधर्मन, है ना। औलिकर वंश का एक शासक था यशोधर्मन। तो वो यशोधर्मन है जो अलग है। औलिकर वंश जहां शासन करता था उस क्षेत्र का नाम था दसपुर, यानी मंदसौर वाला इलाका। और ये यशोवर्मन है चंदेल वंश का शासक। वहां पर भी क्लियर किया था मैंने, यहां भी क्लियर कर रहा हूं। आइए अगले शासक की ओर चलते हैं। धंगदेव, ये दोनों पिता पुत्र थे। धंगदेव और गंडदेव 2 शासक फिर से आ गए। देखते हैं, तो 950 से 1002 ईस्वी इसका शासनकाल था। ये क्या था, वास्तविक स्वाधीनता का जनक। किसकी, चंदेलों की। तो यहां से शुरू हो जाता है स्वतंत्र शासन। किसका, चंदेल वंश के शासकों का। मतलब प्रतिहारों की सत्ता यहां से समाप्त हो जाती है और यहां पर चंदेल वंश स्वतंत्र रूप से शासन करने लगते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो देखो, अब स्वतंत्र हो गए तो उपाधियां भी
बड़ी हो जाएंगी। महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण कर ली। राजधानी इसने क्या बना ली? अब कालिंजर बना ली। तो अभी हमारी राजधानी अब तक के शासकों की क्या थी? खजुराहो थी। अब ये शासक आता है धंगदेव। क्षेत्र पहले ही जीता जा चुका था, अब इसने उस क्षेत्र को यानी कालिंजर को क्या कर लिया? अपनी राजधानी भी बना लिया। इसने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया, जो 2 मंदिर थे। एक था पार्श्वनाथ और एक है विश्वनाथ। एक जैसे हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। कैसे? पार्श्वनाथ जैन धर्म से रिलेटेड मंदिर है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उसका निर्माण करवाया उस मंदिर का। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, उसका भी निर्माण करवाया। तो धंगदेव के बारे में ये 3 महत्वपूर्ण जानकारियां याद रखिएगा कि वास्तविक स्वाधीनता का जनक था चंदेल वंश के शासकों का। कालिंजर को राजधानी बनाई। इसके अलावा इसने 2 मंदिर जो कि विश्वनाथ और आपका पार्श्वनाथ मंदिर था। अगले शासक की बात करें बच्चों तो गंडदेव था। धंगदेव का ही पुत्र था। 1002 से 1019 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध जयपाल के पुत्र आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में भाग लिया। अब ये बात आपको नहीं समझ में आएगी, इसको जोड़ते हैं हम भारतीय इतिहास से। तो जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, आज का जहां पाकिस्तान है ना, पूर्वी बोल रहा हूं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जहां पाकिस्तान है आज, वहां पर या के तब भारत ही था वो, आज वो पंजाब में ही जो इनकी राजधानी थी, शाही वंश कहलाता है वो, है ना, जिसके जयपाल और आनंदपाल शासक हुए हैं, वो वंश क्या कहलाता है? शाही वंश कहलाता है। और बेहिंदपुर जगह है एक, आज भारत के पंजाब में आती है वो जगह। तो ज्यादातर उनका जो रीजन था, विस्तार था, वो पाकिस्तान वाले इलाके में था, लेकिन राजधानी उनके भारत वाले इलाके में ही थी आज के। तो बेहिंदपुर की जो जगह थी, वहां केंद्र बनाकर वो शासन करते थे। कोई भी भारत में आक्रमण होता था तो क्या आता था? वहीं से होकर आता था। तो यही शासक थे बेचारे, वो झेला करते थे। तो महमूद गजनवी का नाम आप कहीं ना कहीं निश्चित ही सुने होंगे। महमूद गजनवी एक बाहरी आक्रांता था। गजनी एक जगह है जिसको केंद्र बनाकर ये शासन कर रहे थे, और तुर्क आक्रमणकारी था एक प्रकार से। गजनी अफगानिस्तान में है वर्तमान के, ये ध्यान रखिएगा। तो वो महमूद गजनवी यहाँ से आक्रमण करना शुरू करता है। तो शुरुआत में इनसे ही टकराता था। बहुत सारा संघर्ष किया जयपाल ने संघर्ष किया महमूद गजनवी के पिता किसके साथ? सुबुक्तगीन नाम का एक व्यक्ति था, उससे संघर्ष किया। आगे चल के महमूद गजनवी भी आने लगा, जिससे संघर्ष कर रहा था आनंदपाल। तो ये सब हिंदू शाही वंश के शासक थे, और इसका सपोर्ट करने के लिए जो अंदर के भारतीय क्षेत्र के जो राजा थे, वो कुछ लोग सपोर्ट किया करते थे। इन्होंने एक संघ बना रखा था, तो थोड़ा बहुत मदद जो हो सकती थी वो शासक किया करते थे। तो आनंदपाल ने जो संघ बना रखा था, उसमें आपके गंडदेव ने सहायता की थी। एक संघ जयपाल ने भी बना रखा था, तब धंगदेव ने इसकी सहायता की थी। एक और बात आप याद रख सकते हैं, 2 ही महत्वपूर्ण शासक थे उस वंश के। इतिहास के दृष्टिकोण से इतना ही याद रखना है आपको। इसने खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर तथा जगदम्बी मंदिर, तो चित्रगुप्त मंदिर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो का। जब हम खजुराहो पढ़ेंगे तो ये सब मंदिरों के नाम आपके सामने आएंगे, याद करते जाना अभी से। तो चित्रगुप्त मंदिर, हालांकि यहाँ पर सिर्फ चित्रगुप्त की मूर्ति ही रखी हुई है, बाकी ये मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है, पर नाम उस मंदिर का चित्रगुप्त मंदिर है। और इसके अलावा एक जगदम्बी मंदिर है वहीं पर, तो अलग है थोड़ा सा, बिल्कुल वहीं पर नहीं। तो जगदम्बी मंदिर का इसने निर्माण करवाया। तो ये शासक हुए हमारे गंडदेव और धंगदेव और गंडदेव। अगले शासकों की बात करें जो कि बहुत प्रतापी शासक था इस वंश का। मुख्य परीक्षा यदि आपको याद हो तो 2019 की जो मेंस की परीक्षा हुई थी, उसमें विद्याधर के बारे में 300 शब्दों में एक प्रश्न बना था कि विद्याधर की उपलब्धियों को विस्तार से बताइए, ऐसा प्रश्न आया था। तो आप समझिए मेंस में भी और प्री में भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं। तो विद्याधर की बात करने वाले हैं हम। शासनकाल तो देखो इसका कम है, लेकिन उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं। 1019 से 1029 तक शासनकाल रहा इसका। इसने क्या क्या काम किए? तो पहली बात, प्रतिहार जो शासक थे कन्नौज से शासन कर रहे थे, इनका शासन अभी भी था, समाप्त नहीं हुआ है। इनसे सत्ता समाप्त हो चुकी थी, ये गुलाम नहीं रह गए थे अब, है ना। तो प्रतिहार शासक राज्यपाल की इसने हत्या कर दी। भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से भी प्रश्न बनता है कि भाई राज्यपाल की हत्या किसने की? तो राज्यपाल की हत्या किसने की है? आपके विद्याधर ने की। क्यों कर दी थी भाई? तो वही महमूद गजनवी के जो आक्रमण चल रहे थे यहाँ पर भारत की ओर, तो उसने क्या किया था, इतना उस टाइम का तो बड़ा शक्तिशाली राज्य ही था वो, आगे पीछे तो शक्तिशाली था ही, बाद में कमजोर हो गया। तो राज्यपाल ने बिना लड़े ही, राजपूत या कि क्षत्रियों की क्या पहचान है कि आप कम से कम लड़िए,
तो बिना लड़े ही क्या कर दिया था, इसने समर्पण कर दिया था। इसलिए नाराज होकर विद्याधर ने क्या कर दी थी, राज्यपाल की हत्या कर दी थी। राज्यपाल शासक का नाम था, ये ध्यान रखना है ना, प्रतिहार शासक राज्यपाल, इसकी हत्या की। तो ये एक प्रश्न हो गया। फिर महमूद गजनवी आया भाई, तो अब इससे लड़ा भी कौन, तो महमूद गजनवी से लड़ने वाला विद्याधर ही था, भारत का एक शासक जिसने इसको वापस लौटाया उस टाइम पे। हालांकि बाद में महमूद गजनवी ने काफी सारे क्षेत्र जीत लिए पश्चिमोत्तर भारत के, किंतु इसने उस टाइम पे क्या किया था, विद्याधर ने महमूद गजनवी को पराजित करके वापस लौटा दिया था। ठीक, दूसरी उपलब्धि इसकी हो गई। इसके अलावा अभी तक जब तक हम चंदेल वंश पढ़ रहे हैं, यानी जिस समय तक आ गए हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिणवर्ती इलाकों में परमार वंश का भी उदय हो चुका था और कलचुरी वंश का भी उदय हो चुका था। ये तीनों ही वंश कहीं ना कहीं 9वीं शताब्दी ईस्वी में उदित हो जाते हैं, यानी इनका शासन चलने लगता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम है। तो राजा भोज को क्या किया था, विद्याधर ने पराजित किया। बहुत प्रतापी शासक आपके राजा भोज माने जाते हैं, बड़े प्रसिद्ध थे। हालांकि लड़ने के मामले में नहीं प्रसिद्ध हैं, वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बहुत विद्वानों को संरक्षण दिया, स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, इस दृष्टिकोण से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो राजा भोज ने एक्चुअली यहाँ पर आक्रमण किया था, है ना, इनने नहीं किया था, राजा भोज ने यहाँ आक्रमण किया था, तो विद्याधर ने उनको पराजित कर दिया था। उसके अलावा कलचुरी शासकों को भी इन्होंने, जो कि कलचुरी कहाँ थे, त्रिपुरी में, जबलपुर के आसपास के इलाके में, उसको भी इसने पराजित किया। किसने, विद्याधर ने। कंदरिया महादेव, जो कि खजुराहो का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर, सबसे बड़ा मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो ये ध्यान रखना है, विद्याधर ने करवाया था। किसने करवाया है, विद्याधर ने करवाया था। ये याद रखते जाना, सारे मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है। ज्यादातर मामले में प्रश्न तो यही आ जाता है कि किन्होंने करवाया है, तो आपको वंश पूछ लिया जाता है, चंदेल वंश, ये ध्यान रखना है। इनका जो समय काल है मंदिरों के निर्माण की शुरुआत कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि हर्षदेव से हो रही है या कि यशोवर्मन से। तो 950 से 1050 ईस्वी तक जो मंदिरों के महत्वपूर्ण मंदिर थे, उनके निर्माण जो हुए हैं वो इसी टाइम में हुए हैं। तो आपसे ये टाइम पूछ लिया जाए या कि किस वंश के शासकों ने कराया, तो ये ध्यान रखना, चंदेल वंश के शासकों ने। पर आप अलग अलग भी याद रखना, परीक्षा का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगले शासक की बात करें, जो हमारी सूची में शामिल तो नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आगे भी इसकी जानकारी आएगी। तो कीर्तिवर्मन भी एक शासक हुआ इसी वंश में, चंदेल वंश में। 1060 से 1100 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। चेदी वंश, कलचुरी वंश जिसे मैं यहाँ कह रहा हूँ, यही वंश क्या कहलाता है, चेदी वंश भी कहलाता है ना। तो चेदी वंश के कर्ण को हराया। अब ये मजाक की बात नहीं है, कर्ण चेदी वंश या कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसको नेपोलियन भी कहा जाता है, हिंद का नेपोलियन, क्योंकि उसने भी बहुत सारे युद्ध लड़े थे और जीते थे। तो उसको हराने का श्रेय किसको प्राप्त है, कीर्तिवर्मन को प्राप्त है, ये ध्यान रखना। हालांकि वो परिस्थितियां अलग थी, तब कर्ण बहुत कमजोर और मतलब अक्षम हो चुका था, अंतिम समय में था वो, उस टाइम पे इसने हराया था। प्रबोध चंद्रोदय नामक एक नाटक है, उसकी रचना कृष्ण मिश्र ने की थी, इसी के दरबारी कवि थे, ये याद रखना है। और कीरत सागर नाम की झील का निर्माण जो है तो इसने करवाया था, जो कि महोबा में है। क्लियर। तो ये तथ्यात्मक बातें थी कीर्तिवर्मन के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक कर्ण की बात है कि कर्ण को इसने हराया, और कृष्ण मिश्र रचित प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक जो है इसको क्या किया, उसके रचयिता जो कृष्ण मिश्र थे इसके दरबारी थे। आगे और मजेदार चीज है, कर्ण इसके पहले क्या कर चुका होता है, इसको पराजित कर चुका होता है पहले, कीर्तिवर्मन को पहले एक बार पराजित कर चुका होता है, ये बाद में पराजित करते हैं ना। तो प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक है इसका उसने क्या किया था, जीतने के उपलक्ष्य में वहां पर एक नाटक का भी आयोजन करवाया था, एक समारोह करवाया था, ऐसा आप कहिए। तो प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक का समारोह इसने करवाया था, इसको जीतने के उपलक्ष्य में, किसको, कीर्तिवर्मन को। ठीक, चलिए, तो ये कुछ बातें थी चंदेल वंश के शासकों के बारे में। एक और अंतिम और महत्वपूर्ण शासक की बात कर लेते हैं हम, कौन थे वो, परमर्दी देव। परमर्दी देव या परमार्दी देव, इनका शासनकाल फिर बहुत आगे शुरू होता है, 1165 से 1223 ईस्वी तक चलता है। समय तो बहुत लंबा मिला इनको, और बीच में हमारे शासक भी बहुत सारे छूटे क्योंकि वो काम के नहीं थे। उन शासकों में कौन हो सकते हैं वो शासक, तो ये लिखे हुए हैं नाम, आपके लिए सिर्फ लिख दिया है कि ये शासक थे, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि कैसे बीच बीच में छोड़ छोड़ कर सर पढ़ा रहे हैं। तो सब महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। विजयपाल, देववर्मन, सुलक्षण वर्मन, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन, मंदवर्मन, हम्मीर वर्मन, ऐसे कुछ शासक बीच बीच में आए। चलो, तो ये महत्वपूर्ण शासक की बात करें परमार्दी देव की, 1203 ईस्वी तक इसका टेन्योर रहा। परमल देव इसका एक और नाम है, इस पर एक ग्रंथ लिखा गया है, परमल रासो, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं आप। तो परमल देव इसका नाम है।
1182 ईस्वी में इस पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था। इसके सेनापति आल्हा उदल थे, उसी आक्रमण में वो शहीद हो जाते हैं। ये प्रश्न आता है कि आल्हा उदल किसके सेनापति थे, तो परमल देव के, परमर्दी देव के सेनापति थे। युद्ध किसके साथ हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान से इसके बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहे थे। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इनको पराजित कर दिया। काफी बड़े क्षेत्र पर जो बुंदेलखंड का था, जैसे कि टीकमगढ़ वगैरह तक जो है, तो यहां तक वो कब्जा कर लिए थे पृथ्वीराज चौहान, है ना। और यहाँ पर अपने सूबेदारों को नियुक्त कर दिया था। आगे चल के जो बुंदेल वंश की नींव पड़ेगी वो इसी से हम जोड़ेंगे। यहाँ से जब सत्ता समाप्त हो रही चंदेल वंश की, यहीं से हम बुंदेल वंश की शुरू करेंगे। जब बुंदेल वंश पढ़ाऊंगा आपको तो फिर यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा मैं आपको। चलिए, तो पृथ्वीराज चौहान से हार गए भाई साहब ये। 1203 ईस्वी में यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण होता है और उसने परमर्दी देव को निपटा, मतलब मारे गए ये लोग, युद्ध में ही मारे गए। इनके सेनापति कोका प्रधान थे। कोका प्रधान सहित ये चल बसे, स्वर्गवासी हो गए। अब कौन सा वास इनको मिला, स्वर्ग मिला कि नरक पता नहीं, पर बेचारे समाप्त हो गए, है ना। और यहीं से अंतिम रूप से कहीं ना कहीं चंदेल वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है। आगे कुछ नाम आएंगे तो कंफ्यूजन यहीं दूर कर देता हूं मैं। पूरी तरह से कोई भी सत्ता ऐसे समाप्त नहीं होती थी, बस बड़ा जो राज्य रहता था वो समाप्त हो जाता था। पर कहीं उनके वंशज या के छोटे मोटे 2, 4, 6, 8 गांव मिलाकर जो भी केंद्रीय सत्ता रहती थी, जिन्होंने जीता था, उनको वो शासन करने की अनुमति देते थे, क्योंकि राजवंश थे, ऐसे ही भीख मांग कर काम नहीं चलाएंगे, है ना। और सब में उस टाइम पे इतना रहता था दया भाव, तो वो ना मारते थे ऐसा। हार गए तो हार गए, उनके वंश हैं, पुत्र हैं, है ना, भाई हैं, तो उनको कुछ क्षेत्र देते थे कि आप वहां अपना शासन चलाइए। जो भी 8-10 गांव से आय मिले तो उससे क्या करिए, आप अपना काम चलाइए, उससे अपना परिवार पालिए, है ना। तो आगे कुछ नाम मिल जाएंगे, जैसे कि दुर्गावती पुत्री किसकी थी, तो चंदेल वंश के एक शासक की पुत्री थी, है ना। और आगे चल के आप लास्ट शासक एक प्रकार से आप कह सकते हैं हमीर वर्मन थे, अंतिम रूप से जो मिलते हैं। तो ये कुछ कंफ्यूजन आगे आएगा कि सर ने तो चंदेल वंश खत्म कर दिया था, ये कहाँ से आ गए आगे के शासक, तो ये थोड़ा सा दूर रखिएगा आप। चलो, तो एक वंश हमारा समाप्त हुआ, पूर्व मध्यकाल हम पढ़ रहे हैं, उसमें चंदेल वंश हमारा कंप्लीट हुआ। अगला वंश हमारा आने वाला है परमार वंश। शुरू करते हैं, पैटर्न वही है सेम जैसा हमने चंदेल वंश में देखा है, तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इससे हमारा समय भी बच जाता है। जब मैं एक बार चीजों को बता देता हूं तो आगे का समय निश्चित ही कम हो जाएगा। आइए देखते हैं परमार वंश को कैसे जानना होता है। तो गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता कमजोर होने पर मालवा में परमार वंश का उत्कर्ष हुआ या उद्भव हुआ। तो गुर्जर प्रतिहार की सत्ता जब कमजोर हुई तभी इनका उत्कर्ष हुआ। हालांकि एक विवादित बात है, आपको जो सही उत्तर लगाना है मैं यहाँ ये बता देता हूँ। फिर वही प्रश्न बनता है कि ये जो परमार वंश के शासक थे वो किनके अधीन हुआ करते थे। तो ये आपको जो प्रश्न पूछा जाए तो आपको लगाना है राष्ट्रकूट। किसके अधीन थे ये, राष्ट्रकूटों के अधीन थे। पर कहीं ना कहीं ये बात निश्चित थी कि ऊपर जब सत्ता क्या थी, मजबूत थी, प्रतिहार शासक थे, तो नीचे किसी छोटे वंश का उदय होना मुश्किल था, है ना। पर वास्तव में ये किसके सामंत हुआ करते थे, राष्ट्रकूटों के हुआ करते थे। तो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। कहीं कहीं कुछ इतिहासकार इनको मानते हैं कि प्रतिहारों के रहे होंगे, पर ज्यादातर चीजों में इन्होंने राष्ट्रकूट शासकों का ही उल्लेख अपने किया है। तो हम मानते हैं कि ये राष्ट्रकूटों के अधीन थे। इस वंश के संस्थापक का नाम याद रखिएगा, उपेंद्र एक ये नाम है और दूसरा भी इनका नाम है, दोनों में से कोई भी आता है कृष्णराज। ये दोनों ही पूछे गए हैं ये प्रश्न, है ना, कि कई बार ऑप्शन में आया कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो कहीं लिखा है उपेंद्र, पता चला अगला प्रश्न आया तो उसमें लिखा है कृष्णराज। तो एक ही व्यक्ति के दो नाम है, उपेंद्र या कृष्णराज। ये क्या थे, संस्थापक थे परमार वंश के। आइए जानते हैं और परमार वंश के बारे में। तो ये 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक थे। कैसे, तो 9वीं शताब्दी मतलब 800 ईस्वी से इनका शासन शुरू होता है और 1305 ईस्वी तक चलता है। तो ये 800 से 900 के बीच का काल 9वीं शताब्दी है और 1300 से 1400 के बीच का काल 14वीं शताब्दी कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये इनका शासन काल हो गया। कहां शासन करते थे, तो मालवा रीजन था इनके शासन का। क्या राजधानियां थी, तो प्रारंभिक राजधानी जो थी उज्जैन हुआ करती थी इनकी। शुरुआत में इन्होंने राजधानी, जो शुरुआती शासक रहे हैं उन्होंने किसको राजधानी बनाया, उज्जैन को। आगे चल के जो शासक आते हैं उन्होंने ये राजधानी चेंज कर दी धार, राइट। बाकी आप जो भी परमार वंश याद आता है आपको तो सीधे आप धार ही पहुंच जाते हैं। पर ये याद रखिएगा कि उज्जैन उसके पहले राजधानी थी। राजा भोज इसको चेंज कर देते हैं, धार ले जाते हैं राजधानी, ठीक। आइए शासकों की जान लें, किनको किनको हमें अच्छे से देखना है। उपेंद्र या कृष्णराज संस्थापक थे, यही महत्वपूर्ण है। वाकपति मुंज जो पीछे मैंने नाम लिया था आपको, एक वाकपति शासक चंदेल वंश में भी, और ये वाकपति मुंज कहाँ आ गए, आपके परमार वंश में। मुंज पूछा जाता है सामान्यतः, ये याद रखना। 973 से 995 ईस्वी के आसपास इनका शासनकाल था।
फिर आ जाते हैं हमारे भोज, जो महान वाले भोज थे वो आ जाते हैं। 1000 से 1055 ईस्वी तक इनका शासन है। थोड़ा बहुत दो चार वर्षों का अंतराल आए कहीं किसी पुस्तक में तो परेशान नहीं होना है। इनका काल लगभग आपको समझने के लिए मैंने दिया हुआ है, ना कि आपको इनको बहुत इतना फोकस करके देखना है, ना ही ये पूछे जाना है, आज तक तो कहीं नहीं पूछे गए। ठीक, चलो अंतिम शासक की बात कर लें, महलक देव था, तो इसकी चर्चा भी आगे हम करेंगे। तो ये 4 शासकों के बारे में देख लेते हैं हम क्या कुछ जानकारियां थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो राजा भोज ही हैं। चलो, तो ये शासकों की एक लिस्ट है, इसमें मैंने पूरा टेन्योर के साथ चीजें बताई हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। तो उपेंद्र था 800 से 818, वाकपति राज या कि वाकपति मुंज 973 या 974 से 995, सिंधुराज जो कि राजा भोज के पिता थे 995 से 1000 या कि कई बार 1010 भी मिलता है जो यहाँ लिखा हुआ है। भोज प्रथम 1000 से मान सकते हैं आप इनको, या कि 1010 भी कई इतिहासकार बताते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी आप एक ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 1055 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। जयसिंह प्रथम को छोड़ दीजिए, उदयादित्य एक महत्वपूर्ण शासक था। फिर अंतिम शासक महलक देव महत्वपूर्ण है। नाम आप देख रहे हैं कितने सारे हैं, लेकिन उनमें से महत्व केवल 2-4 ही हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ हमसे पूछा जा सकता है। उपेंद्र के बारे में या कृष्णराज के बारे में क्या है, तो ध्यान रखना है कि ये संस्थापक है, इतना सबसे महत्वपूर्ण बात है। उज्जैन को राजधानी बनाकर शासन कर रहा था, ये तो हम पहले भी देख चुके कि शुरुआत में राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। राष्ट्रकूटों का सामंत था, ये भी पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो ये तो उपेंद्र के बारे में कभी पूछे तो इतनी बातें आप एक साथ बता सकते हैं। बाकी एक ही तथ्य है संस्थापक, ये बातें पीछे हो चुकी हैं। आगे में चलते हैं। अगले शासक थे हमारे वाकपति मुंज 973 से 998 या कि 995, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं सर। 995 आप याद रखें ना, एक डेटा याद रखना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 973 से 995 ईस्वी इनका शासनकाल था। इनका एक और नाम याद रखना है आपको, उत्पल राज। उपाधियां तो इन्होंने भयंकर धारण की थी, है ना, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, ऐसे कई सारे उपाधियां इन्होंने रखी, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण है उत्पल राज। इनका एक और नाम क्या था, उत्पल राज। अब जान लेते हैं इन्होंने कुछ क्या किया अपने शासनकाल के दौरान। तो वाकपति मुंज ने त्रिपुरी नरेश, त्रिपुरी कौन थे, तो जहां कलचुरी वंश का शासन था वो त्रिपुरी था। तो त्रिपुरी वंश के एक शासक युवराज देव द्वितीय, युवराज देव द्वितीय, 2 युवराज देव होते हैं उसमें, एक युवराज देव प्रथम और एक युवराज देव द्वितीय। द्वितीय वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि इन्होंने पराजित कर दिया। प्रथम वाले की बात हम जब कलचुरी वंश पढ़ेंगे तो करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपुरी नरेश युवराज देव द्वितीय को इन्होंने क्या कर दिया, पराजित किया। बाद में संधि हुई और साथ में सब काम कर रहे थे। कवि वृष की उपाधि किसने धारण की थी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कवि वृष की उपाधि किस परमार शासक ने धारण की, वो थे आपके वाकपति मुंज। क्यों ऐसा फोकस कर रहा हूं मैं इसको, तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक और ऐसा ही उपाधि मिलेगी जो कि राजा भोज ने धारण की थी। उनकी उपाधि थी कविराज। क्या उपाधि थी, कविराज। अभी इतना याद रखिए, आगे उनको फिर से देखेंगे अपन। तो कवि वृष वाकपति मुंज ने धारण की और कविराज राजा भोज ने धारण की। मुंज के शासन काल में कुछ विद्वान निवास करते थे और उनकी कुछ पुस्तकें हैं। तो विद्वान के नाम के साथ ही पुस्तकों को ध्यान में रखना है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आध बार पूछे भी गए हैं। इनमें से एमपीपीएससी ने भी एक आध प्रश्न तो पूछ रखे हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ही लिखा हुआ पद्मगुप्त। ये पूछा जा चुका है, न केवल एमपीपीएससी, न केवल व्यापम, बल्कि और दूसरे एग्जाम से, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने इतिहास के प्रश्न बनते हैं उसमें भी पूछा जा चुका है। तो नव सहसांक चरित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिससे हमको परमार वंश की जानकारी पर्याप्त रूप से मिलती है। मुंज के शासनकाल के दरबारी कवि थे, याद रखना है इतना। तो पद्मगुप्त ने क्या लिखा, नव सहसांक चरित। फिर एक धनंजय नामक व्यक्ति थे, इन्होंने 10 रूप लिखा। धनंजय ने क्या लिखा, 10 रूप लिखा। उसके अलावा धनिक, धनिक ने यशो रूपावलोक, 10 रूप धनंजय ने लिखा। एक जैसा नाम है दोनों का, एक जैसे ग्रंथ भी है, कंफ्यूजन होता है तो बार बार इसको पढ़ना है। तो धनंजय ने क्या लिखा, 10 रूप। जिनका ज्यादा बड़ा नाम है उनका ग्रंथ छोटा है, और जिनका छोटा नाम है उनका ग्रंथ ज्यादा बड़ा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं उल्टा करके। तो धनंजय ने 10 रूप लिखा और यशो रूपावलोक किसने लिखा, धनिक ने। हलायुध नामक एक व्यक्ति और थे जिन्होंने हलायुध कोश लिखा। इसमें तो परेशानी ही नहीं है, हलायुध कोश किसने लिखा, हलायुध ने लिखा। मुंज सागर नामक एक झील है जिसको इन्होंने बनवाया था और धार में बनवाया था, है ना, वो उस शासन क्षेत्र में आता था। उज्जैन का केंद्र था, अभी भी उज्जैन ही है इनका केंद्र, है ना। राजा भोज उसको ले जाएंगे धार, तो उन्होंने धार में कुछ काम पहले से ही करा रखे थे। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण शासक में,
राजा भोज के बारे में जान लेते हैं। खूब सुना होगा, है ना, खूब जाना होगा। राजा भोज तो सिंधु राज इनके पिता का नाम था, इनके ये पुत्र थे। इनके उत्तराधिकारी यानी सिंधु राज के उत्तराधिकारी परमार वंश के सबसे योग्य, सबसे प्रतापी और सबसे विद्वान शासक राजा भोज थे। इनकी जानकारियां कहां कहां से मिलती हैं, तो कोई भी आसपास का इलाका आप उठा लीजिए, सब जगह से मिलती है। जैसे उज्जैन में भी अभिलेख मिले हैं, देपालपुर इंदौर में है, वहां से भी मिले हैं। धार आप जानते ही हैं, बेटमा नामक जगह है जो इंदौर के ज्यादा नजदीक है किंतु है वो धार में। और भोजपुर, जहां पर इन्होंने भोजपुर मंदिर जो बनवाया है, शिवलिंग बहुत बड़ा है वहां का भी। तो इन सब जगहों से क्या मिलते हैं, इनके शिलालेख मिलते हैं, जिससे हमको पर्याप्त जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा इनकी और बात करें तो इन्होंने राजधानी चेंज की थी। जो उज्जैन पहली राजधानी थी उसको ले गए थे कहां, धार चेंज कर दिया था, आज का जो धार शहर है। तो ये एक सामान्य परिचय हो सकता है आपके राजा भोज का। कुछ बातें हमको ज्यादा जाननी पड़ती हैं क्योंकि बहुत सारी बातें यहां से पूछी जाती हैं और पूछी ही गई हैं। तो मैंने पैटर्न थोड़ा सा मेंस के पैटर्न में रखा है क्योंकि आपको याद रखना है इनको, है ना। तो राजा भोज का एक परिचय दे दिया, बता दिया कि इन्होंने राजधानी धार में चेंज कर ली, बड़े प्रतापी शासक थे, सिंधु राज के पुत्र थे। इनके जो अभिलेख है उज्जैन से, देपालपुर से, बेटमा से, धार से, ऐसी जगहों से हमको मिलते हैं। और अब आगे हम इन बिंदुओं पर इनको और सीखते हैं या जानते हैं। तो राजा भोज को जानने के लिए विजेता शासक के रूप में, मतलब कुछ लड़ाइयां लड़ी इन्होंने, तो किसको हराया और किससे हार गए, उस तरह से देख लें अपन। तो ये कुछ तथ्य लिखे हुए हैं यहाँ पर। धार प्रशस्ति, तो धार में जो हमको अभिलेख मिला है, पीछे हमने लिख रखा था, प्रशस्ति किसे कहते हैं, अभिलेख ही होता है जिसमें प्रशंसा की गई हो शासक की, तो उसको हम प्रशस्ति कह देते हैं। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति है ना, समुद्रगुप्त का है। जैसे कि आपका एरण प्रशस्ति, उसमें भी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी है। तो धार प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि राजा भोज ने कलचुरी नरेश गोंगे देव और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ को पराजित किया था। ये एक महत्व की बात है। गोंगे देव जो कलचुरी वंश का शासक था, कर्ण, लक्ष्मी कर्ण उसका एक्चुअली पूरा नाम था, तो उस लक्ष्मी कर्ण का पिता था गोंगे देव, उसको इन्होंने पराजित किया, तभी राजा भोज की सत्ता समाप्त होती है। गोंगे देव को पराजित कर दिया, कर्ण बहुत खुन्नस में था और कर्ण ने शपथ ली थी कि मैं राजा भोज को पराजित करूंगा। तो उस कर्ण ने ही एक संघ बनाया हुआ था गुजरात के सोलंकी शासकों के साथ और मिलकर आक्रमण कर दिया और राजा भोज हार गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। युद्ध में नहीं मरे थे वो, उनको बीमारी के कारण मौत आई थी, लेकिन फिर भी युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। तो ये गोंगे देव एक महत्व का व्यक्ति हो जाता है, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। ये कौन था भाई, चालुक्य नरेश। तो भारतीय इतिहास को यदि आप अच्छे से समझेंगे तो हमको भारत के इतिहास में 3 प्रकार के चालुक्य मिलते हैं। एक्चुअली 3 जगहों पर हमको चालुक्य वंश मिलता है। एक चालुक्य जो सबसे फेमस वाले चालुक्य हैं वो है वातापी या बादामी। बादामी नामक जगह है आज की कर्नाटक में, उसको पहले वातापी कहते थे, वातापी। तो वातापी के चालुक्य सबसे फेमस है, पुलकेशिन वाले, पुलकेशिन द्वितीय वाले, है ना, वो याद रखना। उसके अलावा एक कल्याणी नाम की जगह है, वहां पर भी आपके चालुक्य रहा करते थे या वंश चल रहा था अलग से। और एक चालुक्य वंश आपके गुजरात में शासन करते थे, अनहिलवाड़ा जिसकी राजधानी हुआ करती थी, सोलंकी वंश भी उसको कहते हैं अपन, है ना। तो वहां चालुक्य थे। इन सब का संबंध आएगा, इसीलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया है। तो ये कौन से चालुक्य थे, कल्याणी वाले चालुक्य थे, इनको पराजित कर दिया। तो गोंगे देव को और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ को राजा भोज ने हरा दिया युद्ध में। बुंदेलखंड में विस्तार के लिए जा रहे थे, विद्याधर ने इनको पराजित कर दिया, अभी हमने पीछे इनको देखा था। इसके अलावा ग्वालियर को भी जीतना चाह रहे थे राजा भोज। वहां कच्छप घात वंश जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, कच्छप घात वंशी शासक कीर्तिराज शासन करते थे। यहां भी राजा भोज सफल नहीं हुए। क्यों सफल नहीं हुए, तो उस टाइम पे जो शासक था वो विद्याधर था बगल में, और विद्याधर के संरक्षण में एक प्रकार से कच्छप घात वंश शासन कर रहा था। तो कहीं ना कहीं विद्याधर ने सहायता की आपके कीर्तिराज की, और राजा भोज वहां पर सफल नहीं हुए। आगे बात करें सबसे महत्वपूर्ण इनकी लड़ाइयों में, तो गुजरात का सोलंकी वंश था जिसे हम चालुक्य वंश भी कहते हैं, वहां का एक शासक था भीम प्रथम। तो इस भीम प्रथम और त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश था जिसका सबसे प्रतापी शासक था आपका कर्ण या लक्ष्मी कर्ण, इन दोनों ने बनाया एक संघ, और गुजरात और पूर्व दिशा में कलचुरी, बीच में आता है धार। तो दोनों ने 2 तरफ से आक्रमण कर दिए। राजा भोज उसको संभाल नहीं पाए और राजधानी को इन्होंने तहस नहस कर दिया। राजा भोज युद्ध से बाहर थे,
कहीं महल में थे, इनको कुछ रोग हो गया था जिसके कारण इनको मृत्यु भी हो जाती है, और इस प्रकार से वो दोनों जीत कर या पराजित करके हारा समझकर वापस चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष सत्ता यहाँ स्थापित नहीं की, राजा भोज के ही वंशज जो थे वहां शासन करने लगे, लेकिन छोटे साम्राज्य में, है ना, छोटा राज्य हो गया, जो बहुत बड़ा क्षेत्र था वो इनके कब्जे में चला गया, बांट लिया दोनों ने, है ना, अपने अपने साइड का। तो ये ध्यान रखना है, किसने पराजित किया? भीम प्रथम और लक्ष्मीकरण ने राजा भोज को पराजित कर दिया। इस तरह से इनकी लड़ाइयां थी भाई साहब, कहीं ना कहीं प्रतापी तो आप ना कहें इनको, क्योंकि युद्ध जीते नहीं है, ये ज्यादातर हारे हैं, पर विद्वान बहुत थे भाई साहब। विद्वान के रूप में आप इनको देखेंगे तो कविराज की उपाधि, पहले याद रखिएगा कि कविराज की उपाधि किस शासक को दी गई है, तो वो शासक थे आपके राजा भोज। उसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिख रखे हैं। क्यों उपाधि दी गई है? क्योंकि इतने सारे ग्रंथ लिख रखे हैं। ग्रंथ तो 50 से भी ऊपर हैं, 50 प्लस ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण ये हैं, पूछे जाते हैं आपसे। नाम मैं रीड कर रहा हूं, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा इनको। सम्रांगण सूत्रधार एक ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण। किससे रिलेटेड है? तो वास्तुकला या शिल्पकला से रिलेटेड है, यह भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक। उसके अलावा सरस्वती कंठाभरण इनका एक ग्रंथ है। सिद्धांत संग्रह एक इनका ग्रंथ है। राजमार्तंड, जिसे भोज वृत्ति भी कहा जाता है, ये पतंजलि के योग सूत्र पर व्याख्या थी, है ना। पतंजलि ने एक ग्रंथ योग सूत्र लिख रखा था, उस पर टिप्पणी थी एक प्रकार से, ऐसा कहिए, यह व्याख्या थी, अपने तरीके से बताया इन्होंने। तो राजमार्तंड या भोज वृत्ति इन्होंने लिखा। योग सूत्र वृत्ति, जो कि एक प्रकार का योग शास्त्र था। युक्तिकल्पतरु एक विधि ग्रंथ था, कानूनी ग्रंथ था, जिसमें रूल्स होते थे। श्रृंगार मंजरी एक काव्य नाटक था, और विद्या विनोद और कृत्य कल्पतरु, ये 8-10 आपके ग्रंथ हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मैंने वही छांट के लिखे हैं, जो पूछा गया है सिर्फ वही ऐड किए हैं, है ना, यही बार बार आए हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको 3 देखना हो तो सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण और राजमार्तंड, इन 3 को बहुत इंपॉर्टेंट ले सकते हैं आप। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है, मैंने पहले ही बता दिया। इतना याद ना हो तो इतने 3 तो कम से कम याद रख लेना आप लोग। आइए, ये विद्वता थी आपके राजा भोज की। तो विद्वान तो थे ही, साथ में विद्वानों को कुछ संरक्षण भी दिया था। तो जिन विद्वानों को संरक्षण दिया था उनके भी नाम आपको देखना होंगे। तो विद्वानों के संरक्षक के रूप में इन्होंने क्या किया था? 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। एक भास्कर भट्ट हैं, एक दामोदर मिश्र हैं, और एक धनपाल हैं। धनपाल के बारे में 2020 में पूछा भी गया था, प्रश्न कुछ आया था। आप यदि इतना जानते हैं कि धनपाल इनके शासनकाल में थे तो आप उस प्रश्न को लगा पाते, पीएससी ने पूछ रखा है। चलो, तो ये भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल इनके शासनकाल में संरक्षित कवि थे, ये याद रखिएगा, इतना ही इसमें महत्व है। ऐसा कहते हैं कि राजा भोज एक एक श्लोक पर प्रत्येक विद्वान को लाखों मुद्राएं दिया करते थे। बड़ी प्रचलित कहानियां हैं, अतिशयोक्ति हो सकती है लेखकों की, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत महत्व रहा है इनके काल में। जो भी संरक्षक कवि हुआ करते थे, बहुत सम्मान मिलता था इनको, ठीक, क्योंकि राजा भोज खुद विद्वान थे तो विद्वता को समझते थे, कोई विद्वान कितना है। अब आ जाते हैं अपन निर्माता, इन्होंने निर्माण क्या करवाया। तो अभी हमने देखा कि राजा भोज ने कहां कहां जीता और कहां हारा विजेता के रूप में। उसके अलावा हमने देखा कि विद्वान के रूप में क्या क्या ग्रंथ लिखे। फिर हमने देखा विद्वानों के संरक्षण के रूप में इनके यहाँ कौन कौन संरक्षित कवि थे। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। तो क्या मंदिर, क्या महल, क्या बनवाया, तो आइए सीधे नाम देख लेते हैं। एक सरस्वती मंदिर था, जिसे आज आप भोजशाला के रूप में जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भोजशाला के रूप में। वहां पर वाग देवी की प्रतिमा हुआ करती थी, जिसको तोड़ दिया गया बाद में औरंगजेब के द्वारा। आज वो प्रतिमा कहाँ है? ब्रिटिश संग्रहालय में है, अंग्रेज उसको उठा ले गए, है ना। जो हमको ज्ञानपीठ पुरस्कार आज मिलता है, उन्हीं वाग देवी की प्रतिमा ही हमको प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये भोजशाला कहाँ पर है? धार में है। और डिटेल में जानकारी हम पर्यटन वाले टॉपिक में करने वाले हैं कि भोजशाला क्या है। इसमें कुछ विवाद भी है हिंदू मुस्लिम का, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। त्रिभुवन नारायण मंदिर ये चित्तौड़ में स्थित है, क्योंकि राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र चित्तौड़ वगैरह इनके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। भोजपुर मंदिर ये रायसेन में है, भोपाल के बहुत नजदीक है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है। इसके अलावा भोजसेन तालाब, जो भोज ताल है, जिसे बड़ा तालाब भी हम कहते हैं, भोपाल में है। झील जो है बहुत बड़ी, जाते हैं तो उसके किनारे आप घूमते हैं, ये वही वाली झील है, भोपाल में है। भोजपुर नगर, जहां पर भोजपुर मंदिर है वहीं पर जो आसपास नगर बसाया गया जिसका नाम भोजपुर है, वो आपके राजा भोज ने ही उसको बसाया था। उसके अलावा भोजपाल नगर,
जिसका वर्तमान नाम भोपाल है, इसको भी बसाने का श्रेय राजा भोज को जाता है। तो ये कुछ निर्माण कार्य थे या उनकी उपलब्धियां, दूसरी सांस्कृतिक उपलब्धियां और कह सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं और ये समाप्त होते हैं राजा भोज की कहानी। कैसे मृत्यु हुई वो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो विद्वानों को बहुत दुख हुआ था और उनके लिए एक बात कही गई थी कि अद्य धारा निराधारा, आज धारा नगरी निराधार हो गई है, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, बिना आलंब के सरस्वती हो गई, यानी सरस्वती भी बिना आधार की हो गई। पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते, राजा भोज के दिवंगत होने से सारे पंडित छिन्न भिन्न हो गए, यानी सारे विद्वान छिन्न भिन्न हो गए, ऐसा कहा वहां के विद्वानों ने। चलिए, उदयादित्य एक अंतिम महत्वपूर्ण शासक। उदयादित्य के बारे में सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि कुछ नाम है, जैसे कि उदयगिरी की गुफाएं सुना होगा आपने, और जैसे आपने उदयपुर का नाम सुना होगा, विदिशा में ही है दोनों चीजें, तो इसी के नाम पर रखी गई हैं वो। वहां पर कुछ हमको अभिलेख वगैरह मिलते हैं जिसमें भोज या कि राजा परमार वंश के शासकों की जानकारी पर्याप्त रूप में मिलती है। मतलब आप ऐसा कहिए कि उदयादित्य का जो उदयपुर अभिलेख है, विदिशा में स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स परमार वंश को जानने का वही है, तो उसको सबसे पहले आपको याद रखना होगा। तो और कुछ खास बात नहीं है, ये ध्यान रखना, अंतिम महत्वपूर्ण शासक यही था आपका उदयादित्य, इतना आप याद रखिएगा। बाकी फिर अंतिम शासक है महलक देव। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और ये भी मारा गया और परमार वंश का यहीं से समाप्ति हो जाती है। तो ये परमार वंश के बारे में हमने जाना है। परमार वंश की दो चार बातें और पूछ ली जाती हैं। एक, परमार वंश के अभिलेखों से प्रश्न आ चुके हैं आपके एमपीपीएससी में ही, और परमार वंश को जानने की और साहित्यिक जानकारियां क्या हैं वो। हालांकि पीछे ही शासकों को पढ़ते हुए हमने उनके विद्वानों और उनके ग्रंथ देख लिए हैं, फिर भी थोड़ा सा एक नजर डाल देते हैं। तो परमार वंश के कौन थे अभिलेख, ये देखते हैं। तो वाकपति मुंज का एक उज्जैन अभिलेख है, इससे हमको परमार वंश की जानकारी मिलती है। उसके अलावा राजा भोज का बांसवाड़ा बेतवा के अभिलेख, उसके अलावा आपने उज्जैन, देपालपुर, बेटमा, ऐसे अभिलेख तो देखे ही हैं छोटे मोटे। तो ये भोज के काल के अभिलेख हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण उदयादित्य की उदयपुर प्रशस्ति, परमार वंश की बहुत सारी जानकारी यहीं से मिलती है। उसके अलावा लक्ष्मण देव, उदयादित्य के जस्ट बाद एक शासक बनता है लक्ष्मण देव, ये याद रखना। नागपुर प्रशस्ति, नागपुर में एक अभिलेख मिला है, उसमें भी परमार वंश की जानकारी मिलती है। तो ये इस प्रकार से परमार वंश को जानने के कुछ अभिलेख थे। क्यों बताया मैंने ये, तो प्रश्न पूछा गया था कि परमार वंश को जानने के कौन कौन से स्रोत नहीं हैं, है ना। तो 4 ऑप्शंस थे, उसमें से क्या नहीं था ये चूज करना था। तो आप जब जानेंगे कि क्या स्रोत थे तब तो बता पाएंगे कि कौन से नहीं थे। तो इन अभिलेखों को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ साहित्य भी बता देता हूं मैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो परमार वंश में ये कुछ साहित्य थे, जैसे कि पद्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया था कि 9 सहसांक चरित परमार वंश के शासकों की जानकारी प्रदान करता है। उसके अलावा जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि जो कि मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है, यह भी परमार कालीन जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके अलावा वाकपति मुंज और राजा भोज स्वयं विद्वान थे, कई ग्रंथों की रचना स्वयं की और कई विद्वान इनके संरक्षक थे। उन्होंने जो रचनाएं रची और स्वयं ने जो रचनाएं रची वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो वो तो पीछे ही हम देख चुके हैं कि किसके काल में कौन से विद्वान थे और कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी हुई हैं। और मुसलमान लेखक जैसे कि अबुल फजल की आईने अकबरी में भी राजा भोज की बात की गई है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ और अलबरूनी और फरिश्ता जैसे इतिहासकार हैं जिन्होंने परमार वंश की जानकारी हमें दी हुई है। तो ये परमार वंश हमारा समाप्त हुआ। अब आते हैं अपन अगले वंश की ओर। हमारा अगला वंश होगा कलचुरी वंश, जो कि एक और महत्वपूर्ण वंश है हमारे मध्य प्रदेश का। आइए अब हम अगले वंश की ओर चलते हैं जिसका नाम है कलचुरी वंश। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी प्रश्न आ जाए ऐसा कि चेदी वंश का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ था या इसके संस्थापक कौन थे प्रदेश में, तो ऐसा कुछ प्रश्न आए तो ये नाम भी आपको याद रखना है। हालांकि इसका जो मेन नाम है वो कलचुरी वंश ही है। ठीक, चलिए तो पहले सिंपल पैटर्न में कि यदि किसी वंश को देखना हो हमें तो कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं इससे भी कई सारे प्रश्न आ जाते हैं एक ही स्लाइड से, फिर डिटेल से तो प्रश्न आते ही हैं। तो कब ये शुरू हुआ ये वंश, तो 9वीं शताब्दी
ईस्वी में। जो भी हम अभी वंश पढ़ रहे हैं वो लगभग लगभग सब 9वीं शताब्दी ईस्वी में ही शुरू हो रहे हैं। तो भारतीय राजनीति में कलचुरियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनके वर्णन को हम अग्रलिखित बिंदुओं से देख सकते हैं। इनका जो साम्राज्य था या शासन क्षेत्र था वह कहाँ था, तो एक आपको नया नाम मिला, डाहल मंडल। यही प्रश्न आ जाएगा कि डाहल क्षेत्र कहाँ है मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है जो आज का महाकौशल क्षेत्र है उसी को ही प्राचीन काल में या कि पूर्व मध्य काल में डाहल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में भी डाहल कहते थे और आपके पूर्व मध्य काल में भी इसको क्या कह रहे हैं, हम डाहल कह रहे हैं। ठीक, ये कहाँ का आसपास का क्षेत्र है, तो जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, इधर का आसपास का ये क्षेत्र है। और इसको दूसरे नाम से भी, क्योंकि चेदियों का यहाँ शासन था इसलिए चेदी देश भी कई बार कह देते हैं। तो ये हुआ इनका शासन क्षेत्र। इनका केंद्र क्या था सत्ता का, तो त्रिपुरी, जिसका वर्तमान नाम भी आप याद रखिएगा पीछे बहुत बार आ चुका है। तेवर इसका आज का नाम है, एक गांव के रूप में आपको दिखाई दे जाएगा। तेवर भेड़ा घाट के बहुत निकट है, तो ये इनका केंद्र हुआ करता था, है ना। उसके अलावा यहाँ के प्रमुख शासक कौन कौन थे इस वंश के, तो इन शासकों के नाम, शासक तो और थे लेकिन ये प्रमुख शासक हैं। इसमें आपको कोक्कल को याद रखना है। कोक्कल कौन था, तो ये संस्थापक था, है ना। कलचुरी वंश की स्थापना किसने की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहीं से प्रश्न आ जाएगा कि इस वंश का संस्थापक कौन था, तो कोक्कल नाम का व्यक्ति था। ठीक, अभी थोड़ा सा और बातें हम सीखेंगे, सिर्फ कोक्कल से काम नहीं चलेगा। यह वास्तविक संस्थापक था ऐसा आप कह सकते हैं। युवराज देव प्रथम एक और महत्वपूर्ण शासक, गोंगेय देव, इसके अलावा लक्ष्मीकर्ण और इसके अलावा विजय सिंह। इनके नाम कहीं ना कहीं पीछे आपने सुन लिए होंगे परमार और चंदेल वंश को पढ़ते टाइम। युवराज देव, गोंगेय देव और लक्ष्मीकर्ण को। ये नया नाम है कोक्कल जो कि इस वंश का संस्थापक था। उसके अलावा विजय सिंह जो कि इस वंश का अंतिम शासक है। इसके टाइम ड्यूरेशन में आप देख पा रहे हो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इतिहास में जानकारी इसकी नहीं मिलती कि इसने कब तक शासन किया है। अभी जब डिटेल देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ऐसा है। लक्ष्मीकर्ण इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, एक महत्वपूर्ण बात के रूप में अभी यहाँ इतना याद रख सकते हैं। तो ये सिंपली क्या था, कलचुरी वंश के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। आइए आगे चलते हैं, अब एक एक करके सबको देखते हैं। ये कुछ और महत्वपूर्ण शासक हैं, आपको लगे तो जब आपको ये कंटेंट मिल जाए पीडीएफ तो आप इसमें से देख सकते हैं। जो महत्व के शासक थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए। देखो अब यहाँ पर एक नया नाम आपको मिल गया, वामराज। इसका टाइम ड्यूरेशन आप देखिए तो 675 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक के आसपास का काल था। वास्तव में यानी शुरुआत जो सबसे बहुत पहले की शुरुआत है वो कहाँ से हुई, तो कलचुरी वंश की स्थापना का श्रेय वास्तव में किसको जाता है, वामराज को जाता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो ये कालिंजर से शासन करना इसने चालू किया था। संभवतः इसी के काल में इसने क्या कर दिया, अपनी राजधानी को त्रिपुरी में चेंज कर दिया। अब इसके बाद हमको कई शासकों को उल्लेख ही नहीं मिलता, कोई जानकारी ही नहीं मिलती, इसलिए इस व्यक्ति का जो वामराज व्यक्ति है इसको बहुत महत्व नहीं दिया जाता है ना, क्योंकि शुरुआत प्रॉपर है नहीं। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में कोक्कल को देखा जाता है, ये ध्यान रखिए। ऐसा होता है ना, कई बार आप देखते होंगे, जैसे हम बुंदेला वंश पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सोहनपाल एक संस्थापक था, लेकिन जो ओरछा के बुंदेलों की जो वास्तविक सत्ता प्रारंभ होती है, जहां से सारी जानकारियां प्रॉपर मिलनी शुरू होती हैं, वो रुद्रदेव था, तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। तो इस तरह से आपको भारतीय इतिहास में कई जगहों पर ऐसा याद करना पड़ेगा कि ये इसने शुरुआत कर दी लेकिन इसका संस्थापक वास्तव में ये था। ठीक, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको संदर्भ ध्यान में रखना है। तो वामराज का भी नाम याद रखिएगा, कभी ऑप्शन में मिल जाए तो लगा सकते हैं आप। पर वास्तविक संस्थापक के रूप में देखते हैं हम कोक्कल को। कोक्कल कलचुरी वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी त्रिपुरी ही हमको दिखाई देती है, मतलब त्रिपुरी इसके पहले ही ये केंद्र में आ चुकी थी। आगे के शासक जो हैं वो कम महत्वपूर्ण है, जो महत्व के हैं उन्हीं की हमको चर्चा करना है, जिससे बार बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये अगला शासक जो होगा हमारा वो कौन सा आ रहा है, युवराज देव प्रथम। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 915 ईस्वी से लेकर 945 ईस्वी। छोटा सा टाइम आप कह सकते हैं, पर कई बार आप देखेंगे कई राजाओं को नाम तो बहुत सारा हो जाता है लेकिन टाइम ड्यूरेशन उनका बहुत कम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पीछे विद्याधर 1019 से लेकर 1029 तक, लेकिन उसने कार्य बहुत बड़े बड़े किए। चलिए तो जानते हैं युवराज देव प्रथम। कुछ पॉइंट्स मैंने बना दिए इसके लिए, कैसे आप इसको देख सकते हैं। तो इसका परिचय के तौर पर आप इसको ये याद रखिए कि बालहर्ष, इसके ऊपर का जो शासक एक बालहर्ष था, उसके संतानहीन होने के कारण उसका छोटा भाई जो है तो युवराज देव प्रथम, जिसको हम कह रहे हैं, केयूर वर्ष की उपाधि धारण करके शासन करना प्रारंभ करता है। तो इसकी उपाधि पूछी जा सकती है कि कलचुरी वंश का शासक युवराज देव प्रथम, क्योंकि युवराज देव द्वितीय भी है,
वो उतने महत्व का नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या उपाधि उसने धारण की? केयूर वर्ष एक उपाधि याद रखना है, एक फैक्ट मिला आपको। दूसरी बात, यशोवर्मन से पराजित हुआ, है ना। तो यशोवर्मन के बारे में पढ़ते समय हमने देखा होगा कि इसने कलचुरियों को पराजित किया ऐसा, तो उसमें आपको ये नाम अब याद आ रहा होगा, है ना। तो यशोवर्मन से एक्चुअली इसने पराजित हुआ, यशोवर्मन से हार गया था युद्ध में। ये एक और बात महत्व की हो सकती है, हालांकि उतनी महत्व की नहीं, कहीं ना कहीं इनके लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, तो इनकी जो साम्राज्य विस्तार का क्रम था वो देखने की हमको बहुत जरूरत नहीं पड़ती, जहां आवश्यक होता है वहीं मैं बता देता हूं आपको थोड़ा बहुत, ठीक। चलिए, विद्या का संरक्षक, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके काल में एक महत्वपूर्ण राज दरबारी कवि रहते थे जिनका नाम था राजशेखर। ये प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि राजशेखर किस शासक के राज दरबार में रहते थे। ये सिंपल सा प्रश्न आ जाएगा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि युवराज देव प्रथम। अच्छा, राजशेखर कुछ रचनाएं भी रची थी इन्होंने, तो रचना भी पूछ लिया जाता है कि भाई इस रचना के रचयिता कौन है। काफी प्रसिद्ध विद्वान थे। तो दो ग्रंथ हैं इनके, काव्य मीमांसा नाम का और एक विद्धसाल भंजिका, ये दो इंपॉर्टेंट इनके ग्रंथ हैं। तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा और विद्धसाल भंजिका नामक ग्रंथ लिखे। किसका दरबारी कवि था ये? तो ये दरबारी कवि थे युवराज देव प्रथम के। उसके पश्चात इस विद्धसाल भंजिका जो ग्रंथ है इनका, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है यह, उज्जैनी भुजंग कहा है इसमें। किसको कहा है? युवराज देव प्रथम को। तो पहला प्रश्न तो यही कि युवराज देव प्रथम को क्या उपनाम से और जाना जा सकता है? ऑप्शन में कुछ उटपटांग से नाम आ जाएंगे, उसमें से एक रहेगा उज्जैनी भुजंग। तो उज्जैनी भुजंग याद रखना, किसको कहा जाता है? युवराज देव प्रथम को। अच्छा, क्यों कहा जाता है यह भी थोड़ा सा जान लीजिए। इस टाइम पर इनके समकालीन उज्जैन का शासक या उज्जैन में शासन कौन कर रहा था? इस टाइम पर परमार वंश की भी शुरुआत ही हुई थी, है ना। तो परमार वंश शुरुआती काल में था, कमजोर शासक थे, उन पर बहुत ज्यादा इसने आक्रमण किए थे। बार बार इसने ऐसे आक्रमण किए उज्जैन पर, इसके कारण विद्धसाल भंजिका में राजशेखर साहब ने इसको क्या कह दिया? उज्जैनी भुजंग के नाम से, ठीक। तो ये याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा इसने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम गोलकी मठ के नाम से भी जानते हैं। जबलपुर में ये स्थित है। इनकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी थी, जो कि जबलपुर में आती है। तो जबलपुर में ही भेड़ा घाट के निकट ही इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको 64 योगिनी मंदिर कहा गया, है ना। उसको गोलकी मठ भी कहते हैं। 64 योगिनी मंदिर काफी सारे हैं हमारे एमपी में, जिसमें से 3 महत्व के आपके हो सकते हैं। एक बहुत पुराना 64 योगिनी मंदिर आपको खजुराहो में मिलता है, ठीक। खजुराहो में वो चौकोर आकृति का है। 64 योगिनी मंदिर जब भी देखेंगे आप गोलाकृति में होते हैं। आपने शायद संसद कभी अपनी पुरानी वाली देखी हो, अभी जो नई बन रही है वो तो थोड़ा उसका डिजाइन अलग है। पुरानी संसद देखी हो तो उसी के जैसे बनते थे ये मंदिर 64 योगिनी के। एमपी के 2 महत्वपूर्ण है। एक 64 योगिनी मंदिर हम पढ़ेंगे अभी आगे भी, आपका मितावली मुरैना में स्थित है, ठीक। और दूसरा एक जबलपुर में स्थित है। तो ये जबलपुर वाला यही है 64 योगिनी मंदिर, जिसे गोलकी मठ कहते। किसने बनवाया है? तो युवराज देव प्रथम ने इसको बनवाया हुआ है। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात हो गई। तो 3 से 4 फैक्ट इसके बारे में पूछे जा सकते हैं आपके। केयूर वर्ष की उपाधि धारण की, उसके अलावा विद्धसाल भंजिका और काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर इसी के दरबारी कवि थे। उज्जैनी भुजंग किसे कहा गया है? तो युवराज देव प्रथम को। और 64 योगिनी मंदिर किसने बनवाया है? तो वो भी युवराज देव प्रथम ही है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, अगले शासक की ओर चलें इस वंश के, तो गोंगेय देव है। कहीं ना कहीं इसका नाम हमने सुना, परमार वंश के टाइम पर तो सुना ही, राजा भोज के टाइम पर सुना है ना। याद करते चलिएगा, आप पीछे जो बातें बताता हूं कहीं ना कहीं सब जुड़ी रहती हैं, इसीलिए मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा भी जोड़ देता हूं। उस टाइम तो लगेगा कि कम महत्व का है, लेकिन कहीं दूसरी जगह से या कि किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो बात वहां लिख दी जाती है। चलो, तो गोंगेय देव 1015 से लेकर 1041 ईस्वी तक इसका समय काल था, और इसी टाइम पर राजा भोज का भी समय था। इसको क्या कहा गया है यह ध्यान रखिएगा? विश्वजीत कहा गया है। तो ये भी काफी प्रतापी शासक था इस वंश का, और काफी महत्वाकांक्षी, मतलब कई आक्रमण किए इसने आसपास के क्षेत्रों पर। तो इसको कुछ अभिलेखों में क्या कहा गया है? विश्वजीत कहा गया है। तो पीछे युवराज देव को क्या कहा गया? केयूर वर्ष। इसको क्या कहा गया? विश्वजीत कहा गया। ये महत्वपूर्ण है। चंदेल शिलालेखों में कहा गया है। चंदेल कौन? जो कि आपके बुंदेलखंड से शासन करते थे। उस टाइम पर उस क्षेत्र का नाम था जेजाग भुक्ति या के जुझौती, दोनों नाम याद रखना। जानते हैं क्या कुछ आक्रमण किए इसने? तो उपाधि के लिए ये कहानी लिख दिया है मैंने। इसको त्रिकलिंगाधिपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकलिंगाधिपति। इसमें कलिंगा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं इसने आक्रमण कहाँ किया होगा?
उड़ीसा में। ये कलिंग क्षेत्र कहाँ है, कलिंग कहाँ है, अशोक का नाम आपने सुना होगा, उसका 5वां जो राज्य था वो कलिंग क्षेत्र ही था। कलिंग का युद्ध भी आपने सुना होगा, वहीं से उसने धम्मघोष की घोषणा की थी। तो ये कलिंग पर आक्रमण किया था, वहां से इसको ये उपाधि मिली त्रिकलिंगाधिपति। ठीक, उत्कल, उत्कल मतलब उड़ीसा से ही है। उसके अलावा इसने राजा भोज से भी युद्ध किए और राजा भोज से ये पराजित हो गया था। आपने ये बात पीछे भी देखी थी और अभी इससे जुड़ी हुई बात आगे भी आएगी, तो ध्यान करते चलना। अभी अगला शासक जब आएगा ना, फिर वापस ये तथ्य आपके काम आने वाला है। चलो, तो राजा भोज से इसने युद्ध किया और त्रिकलिंगाधिपति जो है तो इसने विरुद्ध, विरुद्ध मतलब उपाधि से ही है। कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो ये बहुत महत्व का प्रश्न है, पूछा जाता है लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के। ये केवल मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है, भारत के इतिहास में भी ये प्रश्न आता है। सोचो, ये हमारे एमपी के जो वंश थे ये काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत के इतिहास में क्या पूछा जाता है कि लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए? तो ये शासक था हमारा आपका गोंगेदेव। क्यों ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि आप यदि सिक्कों के बारे में इतिहास जब पढ़ोगे तो सोने के सिक्के जारी करने का काम कुषाणों ने, गुप्तों ने, है ना, इन शासकों ने किया। आगे चल के सातवाहनों ने, मतलब सातवाहन पहले ही, तो सातवाहन, कुषाण और आपके गुप्त, ये ऐसे शासक है जो सोने के सिक्के जारी करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। लेकिन गुप्तों के बाद सोने के सिक्कों में क्या लगातार कमी आई, सोने के सिक्के छपने बंद हो गए थे। तो वो प्राचीन कालीन बातें थी और ये पूर्व मध्यकालीन बातें हैं। तो इस टाइम पर फिर इसने जो सोने के सिक्के जारी किए, तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि दूसरे राज्य वाले शासक जो थे वो भी इसके सिक्के यूज किया करते थे सोने के, इसलिए ये और महत्वपूर्ण है कि चंदेल लोग भी यूज करते थे, यहां तक कि कश्मीर तक के शासकों ने इसके सिक्कों को यूज किया है। इस संदर्भ में यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अलबरूनी बहुत बड़े इतिहासकार रहे, लेखक रहे, है ना। इन्होंने अपने भौगोलिक विवरण में गोंगेदेव का उल्लेख किया है। ये कुछ बातें हैं जो बड़े भारतीय इतिहास में जो बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं कि अमीर खुसरो ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, हेन सांग ने कह दिया, फाहियान ने कुछ कह दिया, तो वो बातें पूछी जाती हैं एमपी के संदर्भ में और खास तौर पर। तो अलबरूनी एक बड़े महत्वपूर्ण शासक थे, आपके शासक तो नहीं थे, राइटर थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, गोंगेदेव का उल्लेख किया अपने विवरण में। ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्या कहा इन्होंने कि डाहल क्षेत्र में ये व्यक्ति शासन करता था जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। ठीक, तो डाहल क्षेत्र कौन सा है? जबलपुर वाला है। विशेष क्या है? जीवित रहते ही राज सिंहासन अपने पुत्र लक्ष्मीकर्ण को सौंप दिया और खुद चला गया प्रयाग और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये तथ्य नहीं है, तथ्य तो ये सारे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शासक की ओर चलते हैं जिसका नाम है लक्ष्मीकर्ण। निचोड़ देख लेना बार बार, है ना, कि दो उपाधियां इसमें आई, एक विश्वजीत और एक त्रिकलिंगाधिपति। इसकी दो उपाधियां हुई, राजा भोज से युद्ध में पराजित और लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के चलाए। ये महत्वपूर्ण बात है और अलबरूनी के विवरण में इसका नाम आता है। क्लियर? तो ये 2-4 फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे चलें तो इस वंश का वास्तव में देखें तो सबसे प्रतापी शासक, पीछे के भी शासक काफी प्रतापी थे क्योंकि उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, लेकिन सबसे प्रतापी की बात करें जिसका सबसे ज्यादा नाम होगा वो है कर्ण। सामान्य अर्थ में कर्ण भी कहा जाता है और पूरा नाम इसका क्या था आपको पता है? लक्ष्मीकर्ण था। ठीक, इसकी भी उपाधियां मिलेंगी, तो आइए देखते हैं क्या थी। सबसे प्रतापी शासक यही था। इसके समकालीन राजा भोज थे, तो गोंगेदेव भी राजा भोज के समकालीन थे और कर्ण भी राजा भोज के समकालीन थे। राजा भोज को इसने पराजित किया था। राजा भोज के टाइम पर भी ये बात मैंने बताई थी कि आपके राजा भोज किससे पराजित हो गए थे? एक आपका लक्ष्मीकर्ण था जो कि त्रिपुरी यानी जबलपुर साइड शासन करता था। गुजरात का एक शासक भीम प्रथम था जो कि सोलंकी वंश को ही चालुक्य वंश भी कहते हैं, उस वंश का एक भीम प्रथम शासक था। दोनों ने संघ बनाया यानी एक हुए और दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया था राजा भोज के ऊपर। तो राजा भोज ही उसी टाइम पर पराजित हो गए थे और धारा नगरी जो थी वो तहस नहस हो गई थी। तो ये यहां पर एक बात फिर से आ गई कि राजा भोज को इसने पराजित किया। किसके साथ मिलकर पराजित किया था? तो भीम प्रथम के साथ मिलकर पराजित किया था। ठीक, उस वंश के शासक थे भीम प्रथम। आगे भीम द्वितीय भी आते हैं पर आपको भी यहीं पर मतलब है। किस वंश का था ये? तो चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश कहते हैं जो कि गुजरात में शासन करते थे। ये ध्यान रखना, चालुक्य हालांकि भारतीय इतिहास में कई सारे हैं क्योंकि दक्षिण भारत में 3 प्रकार के चालुक्य मिलते हैं, मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं। सबसे फेमस वातापी के चालुक्य थे। और तो और मजेदार बात ये ध्यान रखना कि वातापी के चालुक्यों की ही ये शाखा थी वास्तव में जो सोलंकी वंश के शासक थे। ठीक, वहीं से जुड़े हुए हैं, इसीलिए चालुक्य उनको कहते हैं। सैन्य उपलब्धियों के कारण इसे हिंद का नेपोलियन कहते हैं। कई सारे युद्ध लड़े। अब युद्ध महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इतने बड़े युद्ध नहीं थे वो, पर छोटे छोटे आसपास खूब सारे आक्रमण किए इसने और इसके कारण इसको क्या कहते हैं? हिंद का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये ध्यान रखना है। नेपोलियन का क्या मतलब है शायद ना पता हो कुछ बच्चों को, तो बता दें यहीं पर।
नेपोलियन फ्रांस का एक तानाशाह था और बाद में वो सम्राट भी बन जाता है। उसने बहुत सारे आक्रमण किए थे, पूरे यूरोप में ही आक्रमण किए थे। बाद में फिर ब्रिटिशर्स से वो हार गया था और उसको फिर मार दिया गया था, पर उसके बहुत सारे आक्रमण थे और खूब सारी विजयें प्राप्त की थी उसने। इसके कारण ये एक उपाधि के तौर पर अब नाम आता है कि इसको नेपोलियन, उसको नेपोलियन कहते हैं। ठीक, तो नेपोलियन बोनापार्ट उसका पूरा नाम था। तो हिंद का नेपोलियन किसको कहते हैं? कर्ण को कहते हैं। यह बात और आप याद रखिएगा। कर्ण का जब अंतिम काल आया उस टाइम पर ये कमजोर हो चुका था और कई शासकों से हार गया। चंदेल वंश जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि कीर्तिवर्मन चंदेल ने भी इसको हरा दिया था। पहले इसने कीर्तिवर्मन को हराया था, किंतु बाद में जब अंतिम समय इसका आया, सोचो विपरीत परिस्थिति जब आई, तो कीर्तिवर्मन जो कि कमजोर शासक था, इसने ही हरा दिया इसको। इसके बाद उदयादित्य परमार जो कि राजा भोज के बाद शासक बनते हैं, इसने भी हरा दिया। उसके अलावा भीम प्रथम जिसकी सहायता से इसने राजा भोज को हराया था, उसने भी इसको पराजित कर दिया। तो बाद में इसका थोड़ा सा संघर्ष में जीवन रहा अंतिम में, और ये कई सारी पराजयों का सामना इसको करना पड़ा। ये सिर्फ सुनने की बात है। आगे चलें, निर्माता शासक, तो क्या क्या इसने निर्मित करवाया है? दो तीन बातें हैं, याद रखिएगा। कर्णमेरु नामक स्थान पर, कहां पर? बनारस में। ये जरूर याद रखिएगा, कहां पर? एमपी में नहीं है ये जगह, बनारस में कर्णमेरु नामक 12 खंड के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, तो बनारस जिसको हम वाराणसी कहते हैं आज, और यहां पर इसने एक कर्णमेरु नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या निर्मित करवाया? अमरकंटक में मंदिरों का निर्माण करवाया। ये सिंपल है, कोई मंदिर का नाम नहीं है। क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि एक आध प्रश्न ऐसे आ चुके हैं, छोटे मोटे मंदिर हैं वो अमरकंटक के आसपास। अमरकंटक के पास बहुत सारे मंदिर हैं, जहां नर्मदा का उद्गम होता है वहीं आसपास खूब सारे मंदिर हैं। तो उन खूब सारे मंदिरों में से ज्यादातर मंदिरों का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया? आपके कलचुरी वंश के शासकों ने ही करवाया है। उसमें भी कर्ण का नाम अग्रणी आता है ना, मतलब आगे रहता है कि कर्ण ने ही सबसे ज्यादा निर्माण करवाए। चलो, तो ये कुछ बातें थी कि अमरकंटक में मंदिरों का निर्माण करवाया। जब हम पर्यटन पढ़ेंगे, अमरकंटक के बारे में जानेंगे, तो वहां पर फिर मैं मंदिरों के भी नाम आपको बताऊंगा कि कौन कौन से करवाए। छोटे हैं पर ठीक है, देखेंगे हम। जबलपुर के समीप कर्णावती नामक नगर बसाया। तो कर्णावती नामक नगर कहां पर है? जबलपुर में है। किसने बसाया था इसको? तो कर्ण नामक शासक ने, जो कि त्रिपुरी से शासन करते थे, उसने बसाया। एक और ये व्यापम का प्रश्न है आपका, जिसका नाम अब वर्तमान में चेंज हो चुका है। व्यापम का नाम चेंज हो चुका है, आपका कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया है, उसका नाम चेंज होता रहता है। काम वही, कचरा का कचरा है ना। तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये पूछा है आपके, ये किसने करवाया है? कर्ण ने करवाया है। तो ये छोटी छोटी बातें थी कई शासकों के बारे में। इनके उपनाम जरूर आप याद रखना। केयूर वर्ष कौन था? तो युवराज देव प्रथम था। उज्जैनी भुजंग किसको कहा गया? तो वो था आपका गोंगे देव। और हिंद का नेपोलियन कौन था? तो वो था आपका कर्ण। ठीक, चलिए, ये कुछ बातें थी आपके कलचुरी शासकों के बारे में। महत्वपूर्ण शासक यही थे कलचुरी वंश के। कलचुरी वंश का अंतिम शासक याद रखना, विजय सिंह नाम था उसका। और क्या होता है, 1188 ईस्वी में इसके शासनकाल के प्रारंभ की तो जानकारी हमको कुछ स्रोतों से मिलती है, लेकिन इसका कब शासनकाल समाप्त हो गया, कब कलचुरी वंश समाप्त हो गया, क्या पता इसके आगे भी कोई इसके पुत्र उत्तर रहे हो जिसने शासन किया हो, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम ही नहीं किए होंगे, तो इतिहासकार क्यों लिखेंगे? जो खास करेगा, जो उपलब्धियां अर्जित करेगा इतिहास में, उसी का नाम दर्ज होगा ना, कैरेगरे का नाम दर्ज हो जाएगा। तो आपको भी यदि उपलब्धियां दर्ज करानी है अपने इतिहास में, तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा आपको। जैसे कि एमपीपीएससी निकाल कर आप डीसी बन जाइए, फिर 15-15 लाख में अपनी बोली लगवा सकते हैं आप लोग। ये मजाक की बातें हैं। चलिए, मलकामपुर शिलालेख जरूर याद रखना। पूछा जा सकता है कि मलकामपुर शिलालेख किस वंश से रिलेटेड है, किसकी जानकारी प्रदान करता है? तो कलचुरी वंश की जानकारी प्रदान करता है। ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। इसी अभिलेख के अनुसार ऐसा कहा गया है कि कलचुरियों का शासन 1240 ईस्वी तक था। तो अब ये विजय सिंह का था कि इसके बाद कोई बना, ये विवरण नहीं लिखा है ना। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अंतिम शासक विजय सिंह था। लगभग इसने किया या इसके पुत्रों ने किया, ये ज्ञात नहीं है। चले, तो ये खत्म हुआ हमारा कलचुरी वंश प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं अगले वंश की ओर। अगला एक छोटा सा ही वंश है बिल्कुल, बस क्या पता कुछ प्रश्न पूछ ले, इसलिए मैं इसको शामिल कर रहा हूं। और पीछे भी थोड़े बहुत मात्रा में नाम इसका आया था कहीं ना कहीं पढ़ते टाइम। तो देख लेते हैं, कच्छप घात वंश। बड़ा मजेदार नाम है, कच्छप को आघात करने वाला, यानी कच्छपों यानी कछुओं को मारने वाला एक वंश था। ये कछुओं को मारा करते थे, इसके कारण इस वंश का नाम हुआ कच्छप घात वंश। तो कच्छप घात वंश कब शासन करता था ये देख लेते हैं। तो 950 ईस्वी से 1196, लगभग 1200 ईस्वी आप कह सकते हैं। तो ये इसने शासन
किया इतने समय तक। इसमें इसने कौन से क्षेत्र में शासन किया? तो गोपाचल क्षेत्र। अब गोपाचल क्षेत्र किसको कहते हैं? खाली ग्वालियर मत समझ लेना, ग्वालियर के आसपास के भी जो जिले हैं जैसे कि भिंड, मुरैना, दतिया, ये सब हैं, ये सब गोपाचल क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो गोपाचल क्षेत्र में इसने शासन किया। इसका केंद्र क्या था सत्ता का? तो ग्वालियर, जो कि इसकी राजधानी थी। इसके प्रमुख शासकों के नाम में आप प्रथम और अंतिम शासक का नाम याद रखना। एक एक और नाम है क्योंकि कहीं ना कहीं आगे इनका उल्लेख है, इसलिए मैंने वो नाम भी लिख दिए हैं। तो संस्थापक कौन था इस वंश का? लक्ष्मण नाम का व्यक्ति था जो इस वंश का संस्थापक था। अंतिम शासक इसका तेजकर्ण नाम का शासक था, है ना। तो प्रथम शासक लक्ष्मण और तेजकर्ण इसका अंतिम शासक हुआ। ये बाकी के नाम क्यों लिख रखे हैं सर आपने? तो ये कहीं ना कहीं हमने पीछे देखा है कि कीर्तिराज के शासनकाल में क्या किया था, आपके राजा भोज ने आक्रमण कर दिया था, तो वहां से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम लिख दिया है, बस मैंने कि रिकॉल कर लेना यहाँ पर। उसके अलावा ये दो नाम क्यों लिखे हैं? तो ये दो नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि नीचे दो बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं आइए देखकर समझ लेते हैं। इन्होंने, इन शासकों ने ही क्या करवाया था? कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैसे सास बहू का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, खूब पूछा गया है प्रश्न इससे, है ना। तो सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ये ग्वालियर का जो किला है उसी परिसर के अंतर्गत आता है, उसी परिसर के अंदर स्थित है सास बहू का मंदिर। तो सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? ये ध्यान रखना, ये महिपाल नामक शासक ने बनवाया था, है ना। जब पर्यटन पढ़ेंगे तो इसका नाम वहां पर आएगा कि सास बहू का मंदिर किसने बनवाया? तो महिपाल ने बनवाया। उसके अलावा 64 योगिनी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। 64 योगिनी मंदिर अभी मैंने चर्चा भी की कि मितावली मुरैना में स्थित है। मितावली जगह का नाम है जो कि मुरैना जिले के अंतर्गत आती है। यहां पर एक मंदिर है, कौन सा? 64 योगिनी मंदिर। एक जबलपुर का देखा हमने, एक और देख रहे हैं जो कि मुरैना में है, ठीक। और ये 64 योगिनी मंदिर जो है ये तांत्रिक क्रिया का केंद्र माना जाता था। 64 योगिनियां वास्तव में तांत्रिक विद्या का ही वो मानी जाती है ना, परिचायक है एक प्रकार से, माँ दुर्गा की प्रतिरूप है, ऐसा याद रखिए। 64 योगिनी देवियों के नाम है। मंदिर गोलाकार होते हैं, 64 खाने बने होते हैं और उसमें अलग अलग योगिनियों की मूर्ति लगी होती है, राइट। और इनको कहीं ना कहीं तंत्र विद्या से जोड़ा जाता है। तो जो भी तांत्रिक क्रिया जानते हैं, सीखते हैं, वो अपनी विद्या जगाने समय समय पर कुछ विशेष रातें होती हैं, दिन होते हैं, उस टाइम पर ये जाते हैं, उसी मंदिर में पूजा पाठ करके अपनी विद्याएं जगाते हैं, ठीक। तो ये 64 योगिनी मंदिर तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में यहीं पर जान लेते हैं, आगे भी सिखाएंगे। जो हमारी वर्तमान में संसद है, अभी जहां संसद लगती है, वो संसद का निर्माण इसी को देखकर किया गया था, ऐसा माना जाता है। लुटियंस साहब उसके वास्तुकार थे, डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट थे ऐसा कहिए। तो उन्होंने इस मंदिर की एक बार यात्रा की थी और उन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर देखा, आर्किटेक्चर देखा, उसी हिसाब से ही आपके वर्तमान संसद का निर्माण किया था जो कि दिल्ली में है, ठीक। तो भारतीय संसद का जो निर्माण हुआ है वो किस मंदिर से प्रेरणा लेकर किया गया था? तो वो ये मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। इतने महत्व का है आप समझिए कि यूपीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है ना। यूपीएससी ने अभी की शायद 2021 की है कि 2022 की यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था 64 योगिनी के संदर्भ में। अब यूपीएससी है तो ऐसे एक लाइन में तो नहीं पूछेगा, कई बातें उसने लिखी सेंटेंस के रूप में, है ना, कथन दिए, उसमें से कौन कौन से सही थे ये आपको करना था। एग्जैक्टली प्रश्न मुझे याद नहीं है, पर कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया आपका, पढ़ेंगे इसको अच्छे से। इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये देवपाल ने करवाया था, ये यहां पर याद रखिएगा। ये गुर्जर प्रतिहार और चंदेलों के सामंत थे। शुरू में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे, आगे चल के चंदेल सत्ता बड़ी हुई, बृहद रूप धारण किया, उसने साम्राज्य बनाया, तो बाद में चंदेलों के अधीन आ गए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं एक तौर पर। तो ये वंश कुछ हमारे खत्म हुए प्यारे बच्चों। कौन से खत्म हो गए हैं? हमने अभी 4 वंश देखे, बार बार देखना है हमको कि क्या हम पढ़ते जा रहे हैं, कहां पर अभी चल रहे हैं भारतीय इतिहास में। एक प्रकार से हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कैसे? तो हमने प्राचीन इतिहास में जो भी हमारे एमपी से जुड़े हुए थे, मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, है ना, कुछ एक आध वंश और होते हैं जो कि आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे एमपी से बहुत कम है। जैसे हर्षवर्धन काल आप ले सकते हैं, है ना, तो उनको हमने नहीं देखा है। तो प्राचीन काल के जो वंश थे, जैसे कि अभी हमने देखा चंदेल वंश है, परमार वंश है, कलचुरी वंश है और ये कच्छप घात वंश है, ये खत्म हो गए। अब हम किस एरा में आ चुके हैं? आप सबको देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, कोई 1203 ईस्वी में समाप्त हो रहा है, कोई 1305 ईस्वी में समाप्त हो रहा है, कोई 1240 ईस्वी में समाप्त हो रहा है और कोई 1200 ईस्वी में समाप्त हो रहा है। यही ड्यूरेशन था जहां से हमारे यहाँ पर आक्रमण शुरू हो जाते हैं अरबों के और तुर्कों के, और यहीं से हमारा जो काल चालू हो जाता है वह मध्यकाल चालू हो जाता है, ठीक। तो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती इनकी कि प्राचीन काल यहां से लेकर यहां तक और मध्यकाल यहां से यहां तक, बस यही समझिए कि प्राचीन काल जहां तक
आपके अरबों के और तुर्कों के आक्रमण शुरू नहीं होते, वहीं तक प्राचीन काल है। अरबों और तुर्कों के आक्रमण के पश्चात आपका मध्यकाल शुरू हो जाता है। अब आप जानते होंगे कि वास्तव में तो अरबों और तुर्कों के आक्रमण कहाँ से शुरू होते, यही 11वीं 12वीं शताब्दी से, तो यहीं से मध्यकाल लिया जाता है। पर और देखें हम डीप में तो 712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण हुआ था आपके देश में, और कई बार फिर आक्रमण होते रहे। तो इसीलिए मैंने ये जो वंश पढ़ाए हैं इनको बार बार क्या बोल रहा हूं, पूर्व मध्यकाल बोल रहा हूं। तो इसको पूर्व मध्यकाल के रूप में भी बांटा गया है इतिहास में, और सरलता के लिए हम इस प्रकार से भी बांट सकते हैं। ठीक, तो ये प्राचीन काल खत्म।